सो मच देवांश जी। शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। और मैं चाहूंगा कि सभी लोग बड़े ध्यान से एक एक पॉइंट को बड़ी बारीकी से नोट करेंगे। तो सबसे पहले आज जो हम चलेंगे, हमारे जो पॉइंट्स हैं बैक साइड के 26 पॉइंट हैं। ओवरव्यू ऑफ बैक साइड पॉइंट्स 26, ओवरव्यू ऑफ फ्रंट साइड पॉइंट 82। तो टोटल हमारे पास 26 और 82, 26 बैक साइड के और 82 फ्रंट साइड के पॉइंट्स हैं, जिसके बारे में डिटेल में आज हम सब आपको बताएंगे कि क्या पॉइंट से क्या क्या डिजीज के बारे में पता चलता है और आप कैसे ठीक करेंगे, ये कल हम आपको बताएंगे। लेकिन आज डायग्नोसिस समझना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले हम चलेंगे अपने जो बैक साइड के पॉइंट है। तो बैक साइड के पॉइंट के लिए हम चलते हैं आगे। सबसे पहले जो पॉइंट है वो है आपका एलर्जिक पॉइंट। एलर्जिक पॉइंट किस चीज को शो करता है? एलर्जिक पॉइंट किसी भी तरीके के खाने की एलर्जी, किसी को वीट एलर्जी, किसी को किसी दवाई से एलर्जी, किसी को अस्थमा हो तो भी इस पॉइंट पे सेंसेशन आएगा, किसी को खांसी जुकाम है तो भी इस सेंसेशन आएगा, किसी को स्किन एलर्जी है तो भी इस पे सेंसेशन आएगा। इट मीन्स हमारी बॉडी में जो भी डेफिशिएंसी होती है इस पॉइंट के कारण, चाहे वो हमारे को खाने की एलर्जी, वीट एलर्जी, चाहे किसी दवाई की एलर्जी, चाहे अस्थमा है। अस्थमा में आपने देखा होगा जैसे कि देवांश जी, मेरी आवाज क्लियर आ रही है? सर आप की वीडियो ऑफ कर लीजिए सर, क्योंकि थोड़ी थोड़ी बीच में कट रही थी। आप वीडियो ऑफ कर लीजिए सर। अच्छा, वीडियो मेरी ऑफ है। ठीक है सर, आप क्लियरली आएगी सर। अभी क्लियर है? अभी क्लियर है? जी सर, आपकी आवाज क्लियर है सर। जी। तो पहला जो हमारे जो पॉइंट है एलर्जिक पॉइंट, ये हमारे को बताता है कि हमारी बॉडी में जो भी डेफिशिएंसी, जो भी प्रॉब्लम आती है, चाहे वो स्किन एलर्जी, किसी को अगर रैशेज है, फंगल इन्फेक्शन है, स्किन डिजीज है, तो भी यहाँ पे सेंसेशन आएगी। किसी को किसी मेडिसिन से एलर्जी है, किसी को सल्फर से एलर्जी है, किसी को डस्ट से एलर्जी है, किसी को अस्थमा है, दमा। अस्थमा और दमा सेम ही चीज है। तो किसी भी तरीके की एलर्जी होगी वो हमारे यहाँ पर एलर्जिक पॉइंट पे सेंसेशन बहुत तेज आएगी। और मैक्सिमम लोगों को आती ही है, क्योंकि हम देखते हैं कि मैक्सिमम लोगों को कोल्ड कफ रहता है, और किसी को एक्ने है, किसी को पिंपल्स है, तो उनको भी यहाँ पर सेंसेशन आएगी, क्योंकि उनको स्किन एलर्जी है। किसी को अलग अलग किसी दवाई से एलर्जी हो सकती है, किसी को किसी खाने से एलर्जी हो सकती है। तो मैक्सिमम लोगों को देखा गया है कि उनको एक नंबर एलर्जिक पॉइंट पर सेंसेशन जरूर आती है। इसके बाद है हमारा वर्टेब्रल लंबर लेग एक्यूपॉइंट। वर्टेब्रल लंबर क्या है? जो हमारी लंबर स्पाइन है। मैं बीच बीच में वीडियो ऑफ करूंगा, थोड़ा सा नेट की दिक्कत है, लेकिन आप बीच बीच में वीडियो को देख पाएंगे तो मैं आपको बताऊंगा लंबर क्या होता है। लंबर होता है, वीडियो में देख पा रहे हैं, सबसे ऊपर होती है हमारी सर्वाइकल स्पाइन, और ऐसे किस होती है हमारी लंबर स्पाइन, और उसके नीचे होती है सैक्रल स्पाइन। तो ये जो लंबर स्पाइन का, लेग्स में जो ब्लड का सर्कुलेशन है वहां पर प्रॉपर नहीं हो पाता, जिससे हमारे को लंबर स्पाइन में दर्द होता है, जो दर्द हमारे पैरों में जाता है। तो ये 2 और 3 नंबर से हमारे को पता चलता है कि इनके लंबर स्पाइन में कोई कोई ना कोई प्रॉब्लम जरूर है। इसके बाद है 4 नंबर। 4 नंबर है आपका लोअर स्पाइन पेन। लोअर स्पाइन पेन में आपका लंबर स्पाइन भी आ जाता है, उसके नीचे सैक्रल स्पाइन भी आ जाता है। ये पता नहीं चल पाता, कई बार पेशेंट को भी नहीं पता चल पाता कि मुझे कमर में दर्द तो है, लेकिन कमर में दर्द एग्जैक्टली कहाँ पर है, नीचे की तरफ है
लंबर स्पाइन में है जरूर पता चल जाएगा। तो हम उनको लिख लेंगे जब हमारे पास कोई भी प्रिस्क्रिप्शन, हम उस पेशेंट का डायग्नोज नहीं हो पा रहा है कि उनको लंबर है या सैक्रल है, तो हमने लिख दिया यहाँ पर लोअर स्पाइन पेन, और इसी पॉइंट पर आप उनको ट्रीटमेंट भी दे पाएंगे। ट्रीटमेंट की बात हम कल करेंगे। इसके बाद है हमारा 5 नंबर स्पाइनल कॉलम। स्पाइनल कॉलम क्या है? इस स्पाइनल कोड को जिसमें आपका सर्वाइकल स्पाइन भी है, थोरेसिक स्पाइन भी है, लंबर भी है, सैक्रल भी है, उस पूरी स्पाइनल कोड की स्ट्रक्चर को स्पाइनल बोलते हैं। पूरी की पूरी स्पाइनल कोड को स्पाइनल कॉलम बोलते हैं। तो पूरी स्पाइनल कॉलम में कुछ कॉलम आपका, आप समझ रहे हैं कि अगर हल्का सा स्पेस है या कहीं पे नर्व दबी हुई है, तो आपको जरूर पता चलेगा कि यहाँ पर 5 नंबर स्पाइनल कॉलम में प्रॉब्लम इनको आ रही है। इसके बाद है 6 नंबर सियाटिका। सियाटिका का पेन, सियाटिका का पेन एक बार मुझे फिर से वीडियो ऑन करके आपको बताना पड़ेगा सियाटिका का पेन क्या होता है। जब कमर में दर्द हिप से होते हुए, आपके बैक साइड से हिप से होते हुए, और बैक साइड से थाइस में होते हुए, और बैक साइड से नीचे पिंडलियों में, पैरों में चला जाता है, तो उसको हम सियाटिका का पेन बोलते हैं। और सियाटिका का पेन का मेडिकल साइंस में कोई इलाज नहीं है, सिर्फ लोग फिजियोथेरेपी कराते रहते हैं लेकिन उनको रिजल्ट्स नहीं आते, सियाटिका का पेन ठीक नहीं हो पाता। ये आपका सियाटिका का पेन यहाँ से डायग्नोज भी होगा और इसको ट्रीट भी कर पाएंगे, ठीक भी कर पाएंगे। 7 नंबर है आपका बैक ऑफ हेड पेन। सर में दर्द तो है, लेकिन सर में दर्द की लोकेशन कहाँ पर है एग्जैक्टली? किसी को फोरहेड पेन होता है, किसी को सर में पीछे की तरफ दर्द होता है, किसी को टॉप ऑफ द हेड पेन होता है। तो जो लोकेशन है उस लोकेशन के हिसाब से यहाँ पर पॉइंट्स बने हुए हैं। अगर किसी को सर में दर्द पीछे की तरफ है तो 7 नंबर पे सेंसेशन आएगी, और अगर किसी को पीछे की तरफ है दर्द तो वहां पर अलग सेंसेशन आएगी। तो ये जो 7 नंबर पॉइंट है, ये बैक ऑफ द हेड पॉइंट है, बैक ऑफ द हेड पेन। जहां पीछे की तरफ सर में दर्द होगा तो यहाँ पर सेंसेशन जरूर आएगी। इसके बाद है 8 नंबर और 9 नंबर शोल्डर पेन। शोल्डर पेन के बहुत सारे कारण हैं, शोल्डर पेन के बहुत सारे रीजन है। पहला रीजन ये देखा गया है कि डायबिटिक पेशेंट में सबसे ज्यादा शोल्डर पेन देखे जाते हैं, क्योंकि जो हमारा जो नसें हैं, वो हमारी नसें, हमारी आर्टरीज, वेन्स, हमारा जो नर्वस सिस्टम है वो बहुत ज्यादा डाउन हो चुका होता है डायबिटीज में, क्योंकि नसें सिकुड़ जाती है, इससे ब्लड का फ्लो आगे नहीं जा पाता, और सबसे पहले जो उनको प्रॉब्लम आती है वो शोल्डर पेन की आती है। कई बार फ्रोजन शोल्डर भी हो जाता है। तो 8 नंबर और 9 नंबर पे सेंसेशन आ रही है, तो इसका मतलब आप सेंसेशन भी वो वाली आप देखेंगे इम्यूनिटी पॉइंट से ज्यादा। सेंसेशन तो सभी पे आएगी, लेकिन अगर सेंसेशन अनटॉलरेबल है, जैसा कल देवांशी ने बताया था, जो हमारा इम्यूनिटी पॉइंट है उस इम्यूनिटी पॉइंट से 1 नंबर ज्यादा पे अगर सेंसेशन तेज आ रही है 8 और 9 नंबर पे, इट मीन्स इनको शोल्डर पेन है। 10 नंबर माइग्रेन। माइग्रेन समझना बहुत जरूरी है, माइग्रेन क्या चीज है। सर में जो दर्द होता है, कई बार माइग्रेन की वजह से लोगों को एडमिट होना पड़ जाता है। और माइग्रेन भी अलग अलग ग्रेड का है, माइग्रेन ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3। तो कई बार सर में जो भारीपन है, सिर्फ भारीपन है, तो वो माइग्रेन ग्रेड 1 है। सर में भारीपन के साथ साथ सर में दर्द कभी कभी रहता है या फ्रिक्वेंटली रहता है, हफ्ते में
2-3 बार सर में दर्द हो जाता है और सर में भारीपन लगातार रहता है, तो माइग्रेन ग्रेड 2 है। माइग्रेन ग्रेड 3 में लोग एडमिट हो जाते हैं, सर में दर्द भी होता है, भारीपन भी होता है, चक्कर भी आते हैं, वोमिटिंग भी होती है। और जब इतनी क्रिटिकल कंडीशन हो जाती है तो कई बार पेशेंट को आईसीयू में भी एडमिट करना पड़ जाता है। और हमारे लिए बड़ी खुशनसीबी की बात है कि हम ऐसे पेशेंट को बहुत इजीली यहाँ पे ट्रीट कर सकते हैं, बिना किसी दवाई के, और सिर्फ अपने एक्टिव पॉइंट, अपनी एक्टिव लाइफ से। और ऐसे हमने मुझे याद नहीं मैंने कितने पेशेंटों को ठीक कर किया है, सिर्फ माइग्रेन के को लेकर के आए थे और 4-5 दिन में इतने मार्वलस रिजल्ट आए उनको माइग्रेन के, वंडरफुल रिजल्ट है। तो ऐसे क्रिटिकल पेशेंट्स जो एडमिट हो चुके थे ऑलरेडी हॉस्पिटल में, उनका ठीक नहीं हो रहा था, तो वो हमारे पास आए, तो हमने उनको ट्रीटमेंट दिया। तो हमने सर के दर्द के सारे पॉइंट दिए, साथ में एक माइग्रेन वाला भी दिया। और जब माइग्रेन का पॉइंट दिया तो विद इन 4-5 डेज उनको रिजल्ट, मार्वलस रिजल्ट है। और पूरे सेशन खत्म होने तक, 15 दिन होने तक उनको कोई भी दर्द नहीं हुआ। और उसके बाद से एक 1-1.5 महीने में हम लोगों ने उनका फॉलोअप किया, तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स उनको रहे। तो ये 10 नंबर जो पॉइंट है, बड़ा ही वंडरफुल पॉइंट है माइग्रेन का। और इसके बाद है हमारा 11 नंबर, राइट बैक ऑफ हेड पेन, राइट ऑक्यूपिटल पेन भी बोलते हैं इसको। और कई बार देसी भाषा में इसको आधा शीशी दर्द भी बोलते हैं, आधे सर में जो दर्द होता है, राइट बैक ऑफ द हेड पेन। आपका सर में जो दर्द है, पीछे की तरफ आधे सर में जो दर्द है, राइट ऑक्यूपिटल पेन बोलते हैं इसको। तो ये यहाँ से आपका डायग्नोज भी होगा, यहाँ से आप ट्रीटमेंट भी दे पाएंगे। 12 नंबर और 13 नंबर, कोलेस्ट्रॉल, इसको जान लेना बहुत जरूरी है। कई बार ऐसा होता है कि पेशेंट आपके पास आता है और आपने डायग्नोज किया 12 नंबर 13 नंबर पे सेंसेशन बहुत तेज आ रही है। सेंसेशन अगर बहुत तेज आ रही है तो आप बोलते हैं कि आपका कोलेस्ट्रॉल हाई है, लेकिन पेशेंट बोलता है जी मैंने तो अभी कराया था 15 दिन पहले, मेरा तो कोलेस्ट्रॉल बिल्कुल फर्स्ट क्लास था। पेशेंट क्या देखते हैं कि मेरा टोटल कोलेस्ट्रॉल बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन जब हम कोलेस्ट्रॉल की जांच कराते हैं तो कोलेस्ट्रॉल की जांच कराने में जो इन्वेस्टिगेशन होता है उसको हम बोलते हैं लिपिड प्रोफाइल। लिपिड प्रोफाइल में पेशेंट ने तो देख लिया टोटल कोलेस्ट्रॉल मेरा बिल्कुल ठीक है, एचडीएल कोलेस्ट्रॉल कितना है, एलडीएल कोलेस्ट्रॉल कितना है। कई बार टोटल कोलेस्ट्रॉल भी नॉर्मल आता है, एचडीएल कोलेस्ट्रॉल भी नॉर्मल आता है, एलडीएल कोलेस्ट्रॉल भी नॉर्मल आता है। पेशेंट ये समझता है कि जी मेरा बिल्कुल कोलेस्ट्रॉल फर्स्ट क्लास है, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया कि उसका ट्राइग्लिसराइड लेवल बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है। 12 नंबर 13 नंबर पे सेंसेशन आ रही है, इट मीन्स कि कुछ ना कुछ उनका जरूर बढ़ा हुआ है, चाहे एचडीएल कोलेस्ट्रॉल है, चाहे एलडीएल कोलेस्ट्रॉल है, चाहे ट्राइग्लिसराइड है। अगर पेशेंट बोलता है कि मैंने 15 दिन पहले कराया है, तो आप उसको बोलिएगा कि सर डेफिनेटली आपका ट्राइग्लिसराइड लेवल जरूर बढ़ा हुआ होगा, क्योंकि ट्राइग्लिसराइड लेवल नंबर 1 डायबिटिक पेशेंट का तो हमेशा बढ़ा हुआ आता है, क्योंकि डायबिटीज वाले पेशेंट का, जिनका अनकंट्रोल्ड डायबिटीज है, उनका ट्राइग्लिसराइड लेवल बढ़ना लाजमी है, उनका आएगा ही आएगा। तो वो ये नहीं बोल सकते कि मेरा कोलेस्ट्रॉल बिल्कुल फर्स्ट क्लास है, ट्राइग्लिसराइड पक्का बढ़ा हुआ होगा। तो 12 नंबर 13 नंबर आपको क्लियर हो गया होगा कि ये आपका कोलेस्ट्रॉल को बताता है। इसके बाद है एपेटाइट, 14 नंबर, लॉस ऑफ एपेटाइट। एपेटाइट क्या है, और हमारी बॉडी में जो बीमारियां जन्म लेती हैं वो एपेटाइट और स्लीपिंग हैबिट्स, ये 2-3 चीजें हैं जिसकी वजह से हमारे को बहुत सारी बीमारी जन्म लेती हैं। अभी आप समझ पाएंगे एपेटाइट क्या है। एपेटाइट है भूख ना लगना, या अपनी भूख को मारना, या फिर टाइम से खाना ना खाना। कहने का मतलब है कि आपके स्टोमक में प्रॉपर खाना नहीं जा पाया, जिसको हम बोलते हैं लॉस ऑफ एपेटाइट। और एपेटाइट स्ट्रॉन्ग कैसे होता है, उसका सिंपल सा फार्मूला है, ब्रेकफास्ट लाइक ए किंग, ब्रेकफास्ट लाइक ए किंग, लंच लाइक ए प्रिंस, डिनर लाइक ए बेगर। जो आपका ब्रेकफास्ट है बिफोर 9 AM पेट भर के हो जाना चाहिए, हैवी ब्रेकफास्ट हो जाना चाहिए, जस्ट लाइक ए किंग।
लंच आपका होना चाहिए उससे थोड़ा सा कम। लंच लाइक ए प्रिंस, राजकुमार की तरह, लंच लाइक ए प्रिंस। डिनर लाइक ए बेगर, और लंच भी आपका 1 से 2 के बीच में हो जाना चाहिए। डिनर लाइक ए बेगर, भिखारियों की तरह, कुछ थोड़ा बहुत पड़ा हुआ मिल जाए ठीक है, नहीं मिला कोई बात नहीं, दूध पी के सो जाएंगे, दैट्स इट। अगर हम इस सिस्टम को फॉलो करते हैं तो हमारे को लॉस ऑफ एपेटाइट कभी नहीं होगा। और लोग क्या करते हैं कि ब्रेकफास्ट और लंच दोनों को एक जैसा करते हैं, यानी कि ना तो वो ब्रेकफास्ट होता है ना वो लंच होता है, 11 और 12 के बीच में खाते हैं, वो होता है ब्रंच। ना वो ब्रेकफास्ट ना वो लंच, वो होता है सीधा ब्रंच। और उसकी वजह से लॉस ऑफ एपेटाइट उन लोगों को हो जाता है, जिसकी वजह से हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में इंफेक्शन भी होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में इंफेक्शन होगा तो साथ ही साथ उनको गैस्ट्रिक अल्सर भी होगा। गैस्ट्रिक अल्सर भी होगा तो साथ साथ उनको कॉन्स्टिपेशन भी होगा। यानी कि आप समझ पा रहे हैं कि एपेटाइट की वजह से आपकी कितनी सारी बीमारियां जन्म लेती हैं, और हम अवॉइड करते रहते हैं कि चलो क्या करना है, बाद में खा लेंगे, बाद में देख लेंगे। हम ना पोस्टपोन करते रहते हैं चीजों को। हम उल्टा करते हैं, हम ब्रेकफास्ट में लेते हैं चाय, चाय के साथ थोड़ा बहुत बिस्किट वगैरह, तो कुछ लोग नमकीन ले लेते हैं, कुछ लोग एक आध ब्रेड ले लेते हैं, और फिर वो लंच करते हैं, और लंच में भी थोड़ा बहुत, या फिर वो नहीं भी करते, कई बार लोग अपने फील्ड में चले जाते हैं। और एपेटाइट कमजोर होने का सबसे बड़ा कारण हमारा जो मैदा इंटेक है, मैदा, मैदा बहुत लोग खाते हैं। मोमोज, चाउमीन, छोले कुलचे, छोले भटूरे, है ना, बर्गर, सैंडविच, ब्रेड, तो ये सब जो चीजें हैं ये आपके एपेटाइट को कमजोर करती है। अगर आप अपनी लाइफ से मैदा को बिल्कुल आउट कर दें तो आपका एपेटाइट और बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। हम लोग उल्टा करते हैं, हम लोग रात को पेट भर के ठूस के खाते हैं। तो डिनर फर्स्ट क्लास होना चाहिए, चाहे वो रात को 10 बजे हो, 10 बजे खाते हैं और फिर खाना खाने के बाद आधे 1 घंटे के अंदर अंदर सो जाते हैं, तो इससे हमारा एपेटाइट कमजोर होता है, जिसकी वजह से हमें सुबह भूख नहीं लगती। आप रात को डिनर लाके बैगर करके देखिए, आपको सुबह ब्रेकफास्ट में 9 बजे तक बहुत तेज भूख लगेगी, और आपका एपेटाइट स्ट्रांग होता चला जाएगा। तो ये एपेटाइट के बारे में मेरे को समझाना बहुत जरूरी था। सब लोग अपना एपेटाइट जरूर स्ट्रांग करेंगे। तो शिव कुमार सिंह जी, आपको समझ में आया तो एक बार इंट्रक्शन दिखा देंगे। शिव कुमार सिंह जी, थैंक यू सो मच। मैं सभी से इंट्रक्शन करता रहूंगा बीच बीच में। टॉप ऑफ द हेड पे, टॉप ऑफ द हेड पे, सर के ऊपर दर्द, यहाँ पर जो दर्द है ये टॉप ऑफ द हेड पे। यहाँ पर अगर सर में दर्द होता है, यहाँ पर 15 नंबर की सेंसेशन आएगी। 16 नंबर, बाजुओं में दर्द, आपके शोल्डर से लेकर के और आपकी कोहनी तक, शोल्डर से लेकर के कोहनी तक, तो आपकी आर्म है, आपकी बाजुएं हैं, इसमें अगर दर्द होता है तो यहाँ पर 16 नंबर पे सेंसेशन जरूर आएगी। इन्फ्लुएंजा, इन्फ्लुएंजा एक तरीके का वायरल फीवर बोल सकते हैं, और कई बार सीजन चलता है, लोग बुखार ही बुखार हो जा रहा है सबको, लोगों को लूज मोशन ही हो जा रहे हैं। तो ये इन्फ्लुएंजा है, जो एक तरीके का, जिस बीमारी का फ्लो चल जाता है वो इन्फ्लुएंजा है। वायरल फीवर तो आप देखेंगे कि अड़ोस पड़ोस में वायरल फीवर बहुत लोगों को हो रहा है, जिससे पूछो हाँ आया, मुझे भी वायरल फीवर हो गया था। इन्फ्लुएंजा 17 नंबर पे आएगा। इसके बाद फोरहेड पेन, फोरहेड पेन क्या है? अब हम क्या करते हैं कि सभी सर के दर्द को फोरहेड पेन बोलने लगते हैं। फोरहेड पेन आपके जो यहाँ पर होता है, फोरहेड पर ही होना चाहिए, ये आपका फोरहेड पेन है। लेकिन लोग सभी सर के दर्द को फोरहेड पेन बोलते हैं कि फोरहेड में पेन है, लेकिन आपको लोकेशन देखनी है कि कहाँ पड़ता है। ये आपका 18 नंबर फोरहेड पेन का है। 19 नंबर गैस्ट्रिक अल्सर, जैसे आपको बताया अभी, एपेटाइट की वजह से आपका गैस्ट्रिक अल्सर भी होगा। और गैस्ट्रिक अल्सर अगर आप टाइम से खा भी रहे, आपने ब्रेकफास्ट में छोले भटूरे खाना शुरू कर दिया, ठीक है जी, हम तो आपका ब्रेकफास्ट भी टाइम से कर रहे हैं, लंच भी टाइम से कर रहे हैं और डिनर भी टाइम से कर रहे हैं, लेकिन छोले भटूरे खा रहे हैं और कुलचे खा रहे हैं, रात को नूडल्स खा रहे हैं, तो होगा क्या कि आपकी जो इंटेस्टाइन है वो मैदा को ठीक से डाइजेस्ट कर नहीं सकते, उसको बहुत टाइम लगता है, और जिसकी वजह से आपको गैस्ट्रिक अल्सर भी हो जाता है। गैस्ट्रिक अल्सर होने के
कारण है, एक तो आपका लॉस ऑफ एपेटाइट और आपका मैदा इंटेक। और गैस्ट्रिक अल्सर का पता कैसे चलता है? इन्वेस्टिगेशन होती है जिसको हम बोलते हैं एंडोस्कोपी। एंडोस्कोपी में एक बहुत बारीक पाइप जैसा होता है, उसको मुंह में डालते हैं और उसमें आगे फ्रंट पर दूरबीन लगी होती है। उस दूरबीन से चेक करके देखते हैं कि आपके स्टोमक में गैस्ट्रिक अल्सर, मतलब एक बहुत बारीक बारीक छोटे छोटे छाले जैसे पड़ जाते हैं पेट के अंदर, उसको हम बोलते हैं गैस्ट्रिक अल्सर। तो वो उसका कारण क्या है, उसका कारण आपको समझ में आ गया। अब अभी हम एक अगले पॉइंट पे आएंगे, उसको और आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा, उसमें आपकी सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। वो है हमारा कॉन्स्टिपेशन, 20 नंबर। आप ये देखिएगा कि कई बार आप किसी फंक्शन में, किसी शादी में पूरी पूरी रात रुकते हैं, कभी रुके? सभी लोग रुके शादी में? रुके या जागरण में रुके? कभी जागरण में, शादी में, कभी जागरण में रुके? अगर रुके होंगे तो आपने देखा होगा अगले दिन आपका पेट खराब हो गया, आपको कॉन्स्टिपेशन आएगा, बहुत ज्यादा गैस पास होगी, पेट ठीक से साफ नहीं होगा। नोटिस किया है सर? सभी ने नोटिस किया होगा। अगले दिन आपका स्टोमक डिसऑर्डर हो चुका होता है, और उसका रीजन क्या है? आपका स्लीपिंग हैबिट, स्लीपिंग डिसऑर्डर, आपका नींद पूरी ना होना। तो हमारी लाइफ में दो चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हमारी नींद और हमारा एपेटाइट। हमारा एपेटाइट अच्छा होगा, हमारी नींद अच्छी होगी, हमारे को मैक्सिमम बीमारी से निजात मिल जाएगी। अगर हम ठीक से टाइम पे खा रहे हैं और टाइम से सो रहे हैं, तो आपको बाकी बीमारियों का सामना करना ही नहीं पड़ेगा। तो कॉन्स्टिपेशन होने की भी ये रीजन है, मैदा इंटेक, है ना, जो हम मैदा खाते हैं, वो हमारा सबसे बड़ा रीजन है। और रात को टाइम से ना सोना, लोग क्या करते हैं कि रात को डिनर भी लेट करेंगे, और उसके बाद उनको 1.5-2 घंटे ओटीटी प्लेटफॉर्म पे भी बिताने होते हैं। उनको भी अपॉइंटमेंट दे रखी होती है, यूट्यूब चैनल को भी अपॉइंटमेंट दे रखी होती है, फेसबुक व्हाट्सएप वालों को भी अपॉइंटमेंट दे रखी होती है, तो उनसे भी काम निपटाना होता है। तो 12-1 वैसे नॉर्मली बज ही जाता है लोगों को सोने में। तो सीधी सी बात है कि उससे क्या होता है, हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन के ऊपर इफेक्ट ज्यादा आता है। स्मॉल इंटेस्टाइन के ऊपर इफेक्ट आएगा तो आपको ये प्रॉब्लम जरूर होगी, गैस्ट्रिक अल्सर और कॉन्स्टिपेशन। तो एपेटाइट, कॉन्स्टिपेशन और गैस्ट्रिक अल्सर ये आपस में इंटरकनेक्टेड है। मधु ठाकुर जी, समझ में आ रहा है? अगर समझ में आया तो एक बार थंब का प्रश्न दिखाएंगे। वेरी गुड, थैंक यू। इसके बाद है 21 नंबर, आईज। आईज का पॉइंट है, किसी की अगर विजन कमजोर है तो भी सेंसेशन आएगी, सोर आईज है तो भी सेंसेशन आएगी, आंखों से पानी आता है तो भी सेंसेशन आएगी, मोतियाबिंद है तो भी सेंसेशन आएगी, रेडिशनेस है तो भी सेंसेशन आएगी, रेडनेस है तो सेंसेशन आएगी, और आंखों में जलन है तो सेंसेशन आएगी। इट मीन्स आंखों से संबंधित कैसी भी प्रॉब्लम होगी 21 नंबर पे सेंसेशन जरूर आएगी। उसके बाद है शोल्डर पेन। आपने शोल्डर पेन में देखा था 8 नंबर, 9 नंबर, ऐसे ही 22 नंबर, 23 नंबर की। तो कई बार हमारे कई ऐसे ऑर्गन्स हैं जिनके ना मल्टीपल पॉइंट्स हैं। आपने 8 और 9 नंबर पे चेक किया तो आपको 22-23 नंबर पे भी चेक करना है। आपने देखा कि मेजोरिटी का है आपका, जो सबसे ज्यादा परसेंटेज है आपकी सभी पॉइंटों में ज्यादा सेंसेशन आ रही है, तो आप उनको डायग्नोस कर सकते हैं कि आपको शोल्डर पेन है। 22 नंबर, 23 नंबर आपका शोल्डर पेन के लिए है। 24, 25, 26 नेक एक्यू पॉइंट, आपके गले के एक्यू पॉइंट है। अगर आपको सर्वाइकल है तो भी सेंसेशन आएगा, गले में कुछ निगलने में प्रॉब्लम हो रही है तो भी सेंसेशन आएगा, गले में दर्द है तो भी सेंसेशन आएगा, गला बैठा हुआ है तो भी सेंसेशन आएगा, और गले में खराश है तो भी सेंसेशन आएगी। तो अगर गले में कैसी भी समस्या होगी नेक में, तो यहाँ सेंसेशन आएगी। और कई बार होता क्या है कि जो हमारा गुलेट है, गुलेट मतलब इसोफेगस, जो हमारा मेन, जहाँ ये आप मेरे को वीडियो में देख पा रहे हैं, जहाँ हमारा ये गला है, इसको हम गुलेट बोलते हैं। यहाँ से हमारी डाइवर्सिफिकेशन होता है, एक होती है हमारी विंड पाइप, एक होती है हमारी फूड पाइप। तो इसको यहाँ पर भी प्रॉब्लम होगी तो भी सेंसेशन आएगी। तो ये नेक पॉइंट में गले में दर्द है तो भी सेंसेशन आएगी। तो ये थे हमारे बैक साइड के एक्यू पॉइंट्स। उनसे क्या क्या पता चलता है, कैसे एपेटाइट समझ पाएंगे, कैसे गैस्ट्रिक अल्सर डायग्नोज होगा तो पेशेंट को भी समझा पाएंगे कि गैस्ट्रिक अल्सर पे सेंसेशन क्यों आ रही है, लंबर स्पैन पे कैसे सेंसेशन आ रही है, सैटी का क्या होता है, ये सब कुछ आपको
ये बैक साइड के पॉइंट से पता चलता है। तो आई होप आपको ठीक से समझ में आया होगा। रचना सिंह जी, समझ में आया ठीक से? वेरी गुड, थैंक यू सो मच। अब हम चलते हैं अपने अगले एक्यू पॉइंट्स, जो कि हमारे फ्रंट साइड के एक्यू पॉइंट्स हैं। नंबर 1, ये भी आप देखेंगे कि बहुत सारी डिजीज आपस में इंटरकनेक्टेड है। नंबर 1 है यूरेथ्रा। यूरेथ्रा क्या है? यूरेथ्रा हमारी यूरिनरी ट्यूब है, जो कि यूरिनरी ट्यूब इंटरकनेक्टेड होती है आपकी यूरिनरी ब्लैडर से और आपकी किडनी से, आपके प्रोस्टेट से, हर चीज से आपस में इंटरकनेक्टेड है। इसके बारे में मैं आपको डिटेल में अभी समझाऊंगा, बड़ा ध्यान से आपको समझना है। किसी को अगर यूरिन का फ्लो बहुत कम है तो यहाँ पर सेंसेशन आएगी। कुछ लोग हैं जो रात को उठ करके जाते हैं, 2 पॉइंट को मेरे को मर्ज करना पड़ेगा, 1 नंबर और 3 नंबर को। जो लोग रात को सोने के बाद उठ करके जाते हैं वॉशरूम के लिए, एक आध बार जाते हैं ठीक है, समझ में आता है। एक बार के अलावा थोड़ा सा वीडियो में आपको मेरे को बताना पड़ेगा। अगर एक बार के अलावा आप ज्यादा बार यूरिनेशन के लिए जा रहे हैं तो इट मीन्स आपको प्रोस्टेट की शिकायत है। 3 नंबर, प्रोस्टेट ग्लैंड्स आपके बढ़ चुके हैं। प्रोस्टेट क्या होता है? हमारी बॉडी का एक पार्ट है, जैसे लीवर, हार्ट, किडनी, ऐसे ही प्रोस्टेट है। प्रोस्टेट से एडजॉइनिंग हमारी होती है यूरिनरी ट्यूब, और जब प्रोस्टेट बढ़ना स्टार्ट होता है तो यूरिनरी ट्यूब दबनी शुरू हो जाती है, प्रेस हो जाती है। तो उससे होता क्या कि हमारा यूरिनरी ब्लैडर एक बारी में प्रॉपर रिलीज नहीं हो पाता, जिसकी वजह से यूरिनेशन में हमारे को कई बार प्रॉब्लम ये आती है कि हम जितना यूरिन पास करना चाहते हैं उतना यूरिन पास नहीं हो पा रहा, क्योंकि प्रोस्टेट बढ़ा हुआ है। क्लियर है? और कई बार यूरिन का फ्लो बहुत ज्यादा है, फ्लो बहुत ज्यादा है। और कई बार आपने नोटिस किया होगा, जो जेंट्स हैं, जब हम यूरिन पास करते हैं तो लास्ट में, अगर यूरिन पास करने के बाद लास्ट में ड्रॉप्स ड्रॉप्स गिर रही हैं, तो इट मीन्स प्रोस्टेट इनलार्ज्ड ग्रेड 3 में आप पहुंच चुके हैं। अगर ड्रॉप्स ड्रॉप्स गिर रही हैं तो प्रोस्टेट इनलार्ज्ड ग्रेड 3 में आप लोग पहुंच चुके हैं। तो आपको ऐसे प्रोस्टेट का मैं बताता हूँ, मेडिकल साइंस में कोई इलाज नहीं है, लेकिन प्रोस्टेट के सभी पेशेंटों को, प्रोस्टेट के अभी तक हमारे पास जितने भी पेशेंट आए हैं सभी को हम ऑलरेडी ट्रीट कर चुके हैं और रिजल्ट आ चुके हैं। अब वो रात को नहीं उठते, यूरिनेशन के लिए नहीं जाना पड़ता। तो 1 नंबर 3 नंबर के बारे में अभी और भी बताना चाहूंगा। किसी को किडनी स्टोन है, किडनी स्टोन है लेकिन प्रोस्टेट बढ़ा हुआ नहीं है, तो उसमें भी यूरिनेशन में प्रॉब्लम आएगी। तो अगर यूरिनेशन में कैसी भी प्रॉब्लम होगी तो यहाँ पे सेंसेशन आएगी ही आएगी। अगर किडनी स्टोन है, किसी कोई पेशेंट क्रॉनिक किडनी डिजीज है, सीकेडी का पेशेंट है, सीकेडी का पेशेंट है तो उनको भी यहाँ पर सेंसेशन आएगी, क्योंकि उनका जो फ्लूइड इनटेक है, लिक्विड इनटेक कम हो जाता है, उनको कम लिक्विड देना पड़ता है, तो उनको भी यहाँ पर सेंसेशन आएगी। तो यूरिनरी ट्यूब पे अगर सेंसेशन आती है तो आप पेशेंट से पूछ सकते हैं आपका यूरिन का फ्लो कैसा है। यूरिन का कलर येलो तो नहीं है। यूरिन, अगर यूरिन का फ्लो कम या ज्यादा है, और उसका रीजन भी ढूंढना है। अगर जेंट्स है तो उनसे पूछना है कि आपका रात को उठ करके बार बार यूरिन पास करने जाना पड़ता है, तो इट मीन्स आपका प्रोस्टेट बढ़ा हुआ है ना। और अगर किसी का किडनी स्टोन्स हैं तो भी उनको सेंसेशन आएगी। तो यहाँ से आप डायग्नोस कर पाएंगे 1 नंबर 3 नंबर, और जो 10 नंबर है ये सब आपस में, 15 16 ये सब आपस में इंटरकनेक्टेड है। इसके बाद 1 नंबर के बाद है 2 नंबर और 4 नंबर, ये दोनों को मैं एक साथ मर्ज करूंगा। वजाइना और यूटेरस वॉर्म। वजाइना और यूटेरस वॉर्म में सेंसेशन अगर आ रही है तो इट मीन्स पेशेंट को गायनेकोलॉजिकल डिजीज तो है। गायनेकोलॉजिकल डिजीज से मतलब है उनका वाइट डिस्चार्ज भी हो सकता है,
इरेगुलर पीरियड्स भी हो सकते हैं, पीरियड टाइम से नहीं आते होंगे। यूटेरस में सिस्ट भी हो सकता है, अगर हम सिस्ट मतलब फाइब्रॉइड्स, फाइब्रॉइड्स मतलब अगर हम हिंदी भाषा में बात करें तो रसोली, रसोली भी हो सकती है, जिसको हम सिस्ट बोलते हैं, मेडिकल टर्मिनोलॉजी में यूटेरस सिस्ट बोलते हैं, फाइब्रॉइड्स भी बोलते हैं। प्लस पीसीओडी की समस्या भी हो सकती है, पॉलिसिस्टिक ओवरियन डिजीज। पीसीओडी का मेडिकल साइंस ने हाथ खड़े किए हुए हैं। पीसीओडी में क्या होता है, कई बार पेशेंट को 3-3, 4-4, 6-6 महीने तक भी उनको पीरियड्स नहीं होते, और किसी किसी को पीरियड्स होते हैं तो 20 और 22 दिन लगातार होते हैं। और पीसीओडी उन लोगों को ज्यादा होता तो सभी सभी तरीके के लोगों को है, लेकिन उन लोगों को ज्यादा होता है जो ओवर वेट होते हैं, जिनका वजन बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा मोटे होते हैं, लेडीज बहुत ज्यादा, जिनका वजन बहुत ज्यादा है अपनी हाइट और एज के हिसाब से, बहुत ज्यादा ओवर वेट है, तो पीसीओडी उनको प्रॉब्लम हो जाती है। और मेडिकल साइंस में कोई इलाज नहीं है, सिर्फ आप मेडिसिन खाते रहोगे तो आपके वो पीरियड्स टाइम पे रहेंगे, वरना नहीं नहीं होंगे ठीक से। तो ये 2 नंबर 4 नंबर ये शो करता है गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम आपको किसी भी तरीके की है तो यहाँ पर सेंसेशन जरूर आएगी। सिमी जी समझ में आ रहा है आपको? वेरी गुड, आगे चलते हैं। प्रोस्टेट ग्लैंड, ये मैं भी ऑलरेडी क्लियर कर ही चुका हूँ, ये भी क्लियर कर चुका हूँ, 4 नंबर भी। एक्सटर्नल हेमोरॉइड्स और इंटरनल हेमोरॉइड्स, ये समझना बहुत जरूरी है। एक्सटर्नल हेमोरॉइड्स क्या होते हैं और इंटरनल हेमोरॉइड्स क्या होते हैं। एक्सटर्नल हेमोरॉइड्स होते हैं जिसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल पाइल्स या बवासीर के मस्से, एक्सटर्नल पाइल्स या बवासीर के मस्से। और इंटरनल हेमोरॉइड्स मतलब इंटरनल पाइल्स, इट मींस एवी फिस्टुला, जिसको हम हिंदी में भगंदर बोलते हैं। 6 नंबर एवी फिस्टुला या भगंदर, और 5 नंबर आपका एक्सटर्नल पाइल्स या बवासीर। एक्सटर्नल पाइल्स और इंटरनल पाइल्स दोनों में डिफरेंस क्या है, और मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो पाइल्स है, पाइल्स हमारे बाहर की तरफ होते हैं, और अंदर की तरफ जो स्प्रेड होते हैं उसको हम एवी फिस्टुला बोलते हैं। और ये जानलेवा साबित हो जाता है भगंदर, ये बहुत ज्यादा खतरनाक हो जाता है। लोग पाइल्स का इलाज करा लेते हैं, पाइल्स के लिए तो वो जरा सा चीरा लगवाते हैं, कुछ लोग देसी दवाइयों से इलाज करते हैं, तो वो एक्सटर्नल पाइल्स तो ठीक हो जाती है। लेकिन इंटरनल भगंदर अगर हो जाए और उसका टाइम से इलाज ना हो तो वो अंदर पस पड़ते 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 कई बार लीवर और किडनी पे इफेक्ट आ जाता है, इतना खतरनाक होता है एवी फिस्टुला। एवी फिस्टुला मतलब भगंदर। तो 5 नंबर और 6 नंबर ये होता किस वजह से है? होता उन्हीं कारणों से है जो कारण आपको मैंने बताए थे, कॉन्स्टिपेशन, गैस्ट्रिक अल्सर, और जो लोग बहुत ज्यादा ऑयली खाते हैं और बहुत ज्यादा स्पाइसी खाते हैं उन लोगों को भी पाइल्स के प्रॉब्लम, हेमोरॉइड्स के प्रॉब्लम होती ही है। अगर आपका बहुत ज्यादा स्पाइसी खाने का मन है तो एक सिंपल सा आपको मैं तरीका बता देता हूँ। आप ग्रीन चिली को ला करके उसको ग्राइंड करके पेस्ट बना करके अपने फ्रिज में रख लीजिए, और अपनी सब्जी में 2 चम्मच डालिए। जब आप जो भी तड़का वड़का डालते बनाते हैं सब्जी बनाते वक्त, स्पाइसी तो वैसे हो जाएगी। आप रेड चिली को अवॉइड कीजिए, रेड चिली को अवॉइड करेंगे तो कभी लाइफ में हेमोरॉइड्स नहीं होगा। और अपने कॉन्स्टिपेशन को आप थोड़ा सा कंट्रोल रखिए, क्योंकि कई बार कॉन्स्टिपेशन होगा, कई कई पेशेंट है जो 3-3, 4-4 दिन तक जिनको मोशन पास नहीं होता, और जो मोशन पास नहीं होगा तो आप क्या करेंगे, प्रेशर लगाएंगे। और जब प्रेशर लगाएंगे तो क्या होगा, आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा, स्मॉल इंटेस्टाइन के ऊपर प्रेशर पड़ेगा। स्मॉल इंटेस्टाइन के ऊपर प्रेशर पड़ेगा तो क्या होगा, हेमोरॉइड्स बनने स्टार्ट हो जाएंगे। कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, नहीं आ रहा मोशन, लीव इट, प्रेशर नहीं लगाना। कुछ भी आप ऑल्टरनेट ले सकते हैं, आप उसको रिलीज करने के लिए, कॉन्स्टिपेशन को रिलीज करने के लिए आप
सबसे जो बेस्ट है वो हमारा हाई फाइबर और एफओएस है। हाई फाइबर और एफओएस लेते हैं, आपकी इंटेस्टाइन क्लीन होती है, आपका मोशन क्लियर होता है। तो इन चीजों का आप सेवन कीजिए। और जो लोग नहीं ले पाते, सबसे बढ़िया तरीका मैं आपको बताता हूँ। अपना टियान्स का जो हाई फाइबर है, हाई फाइबर को आप अपनी सब्जी में और अपनी दाल में परमानेंट, जैसे मसाले डालते हैं ऐसा डालना स्टार्ट कर दीजिए। आप देखिएगा रिजल्ट, क्योंकि रिजल्ट आने में 10 से 15 दिन लगते हैं। आप देखेंगे आपकी पूरी फैमिली का कॉन्स्टिपेशन रिलीज हो जाएगा। सब्जी में डाल दीजिए, और जैसे आप नमक मसाला मिर्च हल्दी डालते हैं, ऐसी आधा चम्मच आप अपना फाइबर डाल दीजिए, पूरी दाल में फाइबर डाल दीजिए, क्योंकि हमारा जो फाइबर है वो सोल्यूबल है। अब जो नया फाइबर है वो बड़ा मार्वलस है। तो खैर ये हम ट्रीटमेंट में बात करेंगे, अभी हम डायग्नोसिस की बात कर रहे थे। तो इंटरनल और एक्सटर्नल, ये समझ में आ गया आपको कि ये क्यों होता है, किस वजह से होता है। पिंटू जी समझ में आया तो एक बार थंब अप निशान दिखाएंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू। आगे चलते हैं। स्ट्रोक, एपोप्लेक्सी। स्ट्रोक क्या होता है? स्ट्रोक सभी तरीके के जिससे हमारे को ब्लैकआउट होता है वो स्ट्रोक है। कई बार हमारे को हीट स्ट्रोक हो जाता है, कई बार हमारे को ब्रेन स्ट्रोक हो जाता है। ब्रेन स्ट्रोक होने का कारण क्या होता है? अब बीपी बहुत ज्यादा शूट अप हो गया है ना, आप चक्कर खा करके गिर गए, तो वो भी ब्रेन स्ट्रोक है। कई बार हमारे को पैरालिसिस हो जाता है, तो वो भी स्ट्रोक है। और कई बार किसी को मिर्गी का दौरा पड़ता है, वो भी एक स्ट्रोक है। आपके ब्रेन पे बहुत ज्यादा प्रेशर किसी भी चीज का पड़ता है तो वो एक स्ट्रोक है। अगर स्ट्रोक पे सेंसेशन किसी को 7 नंबर पे बहुत तेज आ रही है, तो आप उनसे पूछ सकते हैं कि कभी कुछ ऐसा हुआ है, आपको ब्लैकआउट हुआ है। अच्छा, माइग्रेन वाले पेशेंट को भी कई बार ऐसा होता है, चक्कर खा के गिर जाते हैं, वो भी एक स्ट्रोक है। तो आपके ब्रेन के ऊपर प्रेशर किसी भी चीज किसी भी वजह से पड़ा है और आप ब्लैकआउट होकर के चक्कर खा करके गिर गए हैं, तो वो एक स्ट्रोक है। इसके बाद है इम्पोर्टेंस। इम्पोर्टेंस है इरेक्टाइल डिसफंक्शन। इरेक्टाइल डिसफंक्शन मतलब नपुंसकता भी बोल सकते हैं, और सेक्सुअल डिसऑर्डर भी बोल सकते हैं। 8 नंबर पे सेंसेशन है कि जिनको यहाँ पे प्रॉब्लम होगी। उसके बाद हेमोरॉइड्स, जैसे मैंने आपको बताया 5 नंबर और 6 नंबर पे सेंसेशन तो आ रही है, लेकिन जरूरी नहीं 9 नंबर पे आएगी, क्योंकि 9 नंबर पर आप देखेंगे तो स्किन बहुत हार्ड होती है। और अगर 9 नंबर पे आ रही है सेंसेशन, तो आप देख लेंगे कि 5 नंबर पे तेज आ रही है, 6 नंबर पे तेज आ रही है। हेमोरॉइड्स तो है 9 नंबर पे, ये तो पता चल गया, लेकिन वो इंटरनल है या एक्सटर्नल है, तो वो आपको 5 और 6 से पता चलेगा। लेकिन इससे बेटर ये है कि 9 नंबर की बजाय सीधा 5 नंबर 6 नंबर पे डायरेक्ट ना लगा लो, क्योंकि यहाँ पे 9 नंबर पे सेंसेशन इधर की तरफ, इस पोर्शन में आप देखेंगे आपकी हथेली में इधर की तरफ आपकी स्किन बहुत ज्यादा हार्ड होती है। यहाँ पर सेंसेशन ना के बराबर आती है या बिल्कुल नहीं आती। लेडीज को आ जाती है क्योंकि उनकी जो स्किन है वो सॉफ्ट होती है, तो लेडीज को कई बार सेंसेशन आ जाती है। तो बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग लेडीज हैं, है ना, उनके कई लेडीज की स्किन बहुत ज्यादा हार्ड होती है, उनको भी नहीं आएगी। है ना, जो घर का रसोई का किचन का झाड़ू पोछा ये नहीं करती, उनकी स्किन ज्यादा सॉफ्ट होती है। और जो ऐसा नहीं है कि जिनकी स्किन सॉफ्ट है वो काम नहीं करती है, ऐसा जरूरी नहीं है। ऐसे लेडीज भी हैं जो बहुत काम करते हैं, उनकी स्किन फिर भी सॉफ्ट है, तो बुरा ना माने प्लीज। हाँ, तो कई बार जिनकी स्किन बहुत ज्यादा हार्ड होती है, तो यहाँ पर सेंसेशन जरूरी नहीं है, वो आएगी। इसके बाद आगे चलते हैं ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर। और यूरिनरी ब्लैडर आपका किडनी से भी रिलेटेड है, और आपका यूरिनरी ट्यूब से भी रिलेटेड है, आपका प्रोस्टेट से भी रिलेटेड। तो अगर यूरिनरी ब्लैडर में अगर आपका यूरिन पूरा रिलीज नहीं हुआ है, तो यहाँ सेंसेशन आएगी, क्योंकि आपका प्रोस्टेट की वजह से यूरिनरी ट्यूब से फ्लो पूरा प्रॉपर नहीं जा रहा था। तो 1 नंबर पे सेंसेशन आ रही है और 3 नंबर पे भी आ रही है, तो पक्का 10 नंबर पे भी आएगी। सब आपस में इंटरकनेक्टेड है। 11 नंबर डायबिटीज। जैसे 9 नंबर पे सेंसेशन बहुत कम लोगों को आती है, ऐसे ही 11 नंबर पे सेंसेशन 90% लोगों को नहीं आती 11 नंबर पे। तो डायबिटीज को कैसे पहचानेंगे वो हम आगे बताएंगे। और जिनको सेंसेशन आती है तो इट मीन्स डायबिटीज को आप यहाँ से चेक करके बता सकते हैं। लेकिन अभी तक हमने देखा है कि 10 में से 9 लोगों को सेंसेशन यहाँ पर नहीं आती। लेकिन ये जो पॉइंट है डायबिटीज का है, डायबिटीज जब हम अगले पॉइंट पे डिस्कस करेंगे, डायबिटीज होने के क्या कारण है, किस वजह से होती है, वो हम अभी अगले पॉइंट पे डिस्कस करेंगे।
अपेंडिक्स आपका लेफ्ट साइड में स्टोमक का एक पार्ट है अपेंडिक्स। और जब हमारे पेट में बहुत ज्यादा दर्द होने लगता है, रीजन पता नहीं चलता, तो हमें जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो हमें पता चलता है हमें अपेंडिसाइटिस हो गया है। और कई बार होता है कि हमारे को अपेंडिक्स का ऑपरेशन भी कराना पड़ जाता है। तो अपेंडिक्स का ऑपरेशन कराने की नौबत नहीं आएगी अगर हम ट्रीटमेंट भी दे सकते हैं। तो 12 नंबर पर पता चलेगा वो दर्द किस चीज का था, अपेंडिक्स का था या गैस्ट्रिक पेन का, पेट में किस वजह से दर्द है। तो 12 नंबर पे अगर सेंसेशन आ रही है तो इट मीन्स अपेंडिक्स का दर्द है। स्मॉल इंटेस्टाइन, जैसे मैंने अभी बताया था कि स्मॉल इंटेस्टाइन पे अगर सेंसेशन आ रही है 13 नंबर पे, आप देख रहे हैं 13 नंबर तो नहीं दिखाई दे रहा है क्योंकि वो पीछे छिप गया है, आंतों के पीछे जाके छिप गया है। तो 13 नंबर पे सेंसेशन जो आ रही है उसका कारण क्या है? उसका कारण यही है हमारा एपेटाइट, हमारा गैस्ट्रिक अल्सर, हमारा कॉन्स्टिपेशन। और जब कॉन्स्टिपेशन की वजह से जब हम प्रेशर लगाते हैं मोशन पास करने में, तो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के ऊपर स्वेलिंग भी आ जाती है और इन्फेक्शन भी हो जाता है। तो स्वेलिंग या इन्फेक्शन कुछ भी होगा तो यहाँ पर सेंसेशन जरूर आएगी। लेकिन एक चीज और मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, जिन लोगों को गैस भी नहीं बनती है, कॉन्स्टिपेशन भी नहीं है, सुबह उठते सीधा मोशन पास करते हैं, बहुत बड़े टाइम से भी सोते हैं, खाना भी प्रॉपर खाते हैं, फिर भी 13 नंबर पे सेंसेशन आ रही है, तो इसका मतलब क्या है कि उनको यहाँ पर स्वेलिंग भी हो सकती है। स्वेलिंग होने के भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं, हमारा खान पान भी हो सकता है। लेकिन अगर उनकी बॉडी, उनका इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रांग है कि सब कुछ डाइजेस्ट कर रहा है और मोशन भी अच्छे से बहुत इजीली पास होता है, सुबह उठते ही अगर 10 मिनट के अंदर अंदर अगर आपको मोशन पास हो जाता है, तो इससे अच्छा आपका इम्यून सिस्टम, इससे अच्छा आपका स्टोमक आपका नहीं हो सकता। अगर आप उठने के विदिन 10 मिनट्स अगर आपका पूरा स्टोमक रिलीज हो जाता है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में सेंसेशन आने के बहुत सारे कारण हैं। आगे चलते हैं। 14 नंबर, लार्ज इंटेस्टाइन, बड़ी आंत। स्मॉल इंटेस्टाइन छोटी आंत, लार्ज इंटेस्टाइन बड़ी। बड़ी आंतों में सेंसेशन आने का भी यही रीजन है, क्योंकि खाने को जो डाइजेस्ट करती हैं, दोनों दोनों आंतें करती हैं, और मोशन को जो रिलीज करती है, मोशन को रिलीज स्मॉल इंटेस्टाइन रिलीज करती है। स्मॉल इंटेस्टाइन में सेंसेशन है तो लार्ज इंटेस्टाइन में भी सेंसेशन, बहुत ज्यादा मैक्सिमम चांसेस है कि लार्ज इंटेस्टाइन पे भी सेंसेशन जरूर आएगी। 15 नंबर, 16 नंबर, किडनी डेफिशिएंसी, किडनी डिसऑर्डर। अब देवांश जी ने बहुत अच्छा से बताया था कल कि इन शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना, खराब, तो आपकी तो किडनी खराब हो गई है। 15-16 नंबर पे सेंसेशन आने के बहुत सारे कारण हैं। पहला कारण, जब हम केएफटी कराते हैं, केएफटी मतलब किडनी फंक्शन टेस्ट, जो कि ब्लड इन्वेस्टिगेशन है। जब हम केएफटी कराते हैं तो उसमें यूरिया क्रेटिनिन ये अगर बढ़ा हुआ है तो यहाँ पे सेंसेशन आएगा। अगर किसी को किडनी स्टोन है तो भी यहाँ पे सेंसेशन आएगा। किसी का वाटर इनटेक बहुत ज्यादा कम है, मैंने मैक्सिमम पेशेंट जो आते हैं उनमें से मैंने मैक्सिमम लेडीज को देखा वो पानी बहुत कम पीती है। लेडीज से पूछते हैं कि पानी कितने पीते हो, वहां पी रहे थे 3-4 गिलास, 3-4 गिलास तो पूरे दिन में। वो भी मेरे को लगता है शायद खाना खाने के बाद जो मजबूरी बन जाती है पानी पीने की, शायद इसलिए पीते होंगे। गर्मियों में तो घर काफी लोग पी रहे थे, लेकिन लेडीज मैंने देखा है ज्यादातर बहुत कम पानी पीती हैं। या जो जिन लोगों का मार्केटिंग जॉब है, फील्ड का जॉब है, वो लोग बहुत पानी कम पीते हैं। वो सिर्फ अपने घर से एक पानी की बोतल अपने पिट्ठू बैग में पीछे डाल लेते हैं और समझते हैं हमारा काम हो गया, बस उसी को पूरे दिन चलाते रहते हैं, जहां भी वो रुके वहीं सिप मारी और आगे चल दिए। तो पानी जो इंटेक है, वाटर इंटेक अगर कम होगा तो भी यहाँ पर 15-16 नंबर पे सेंसेशन आएगा। यूरिन का फ्लो कम होगा तो भी सेंसेशन आएगा। मैंने बताया ना, सब आपस में इंटरकनेक्टेड है। कि किसी का अगर क्या कहते हैं यूरिक एसिड बढ़ा होगा
तो भी सेंसेशन आएगा। बहुत सारे कारण आपको समझ में आ गए कि वाटर इंटेक कम होना, यूरिक एसिड यूरिया क्रिएटिनिन का बढ़ना, किडनी स्टोन्स का होना, यूरिन फ्लो का कम होना, तो ये कई सारे कारण है किडनी पे सेंसेशन आने के। तो हम पेशेंट से पूछ सकते हैं कि आपको इनमें से क्या समस्या है। तो 15 नंबर 16 नंबर आपका किडनी डेफिशिएंसी को शो करता है, और उसके कारण क्या है वो कारण आपको समझ में आ गए होंगे। क्लियर है रोहित जी? रोहित शर्मा जी क्लियर है? वेरी गुड, आगे चलते हैं। लेफ्ट लोअर बैक पेन और राइट लोअर बैक पेन, हम दोनों को आपस में मर्ज करके बात करेंगे। लेफ्ट लोअर बैक पेन, हमें कमर में दर्द तो है, लोअर लोअर बैक पेन हमने बता तो दिया, लेकिन कहाँ पर है, एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ पर है। हम डॉक्टर के पास जाते हैं या फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाते हैं या हमारे पास जो पेशेंट आता है, तो हम पेशेंट पेशेंट बता दें मुझे कमर में दर्द है, कहाँ पर है, वो 17 नंबर पे है या 18 नंबर पे। आपकी मैं थोड़ा सा वीडियो में आपको बताना चाहूंगा, आपकी जो स्पाइनल कॉर्ड है, स्पाइनल कॉर्ड में नीचे की तरफ लंबर स्पाइन जो है, लंबर स्पाइन में लेफ्ट की तरफ दर्द है, आपकी रीढ़ की हड्डी स्पाइनल कॉर्ड से लेफ्ट की तरफ दर्द है या राइट की तरफ दर्द है, ये लोकेशन जरूर होगी, क्योंकि अगर दोनों तरफ दर्द है तो 17-18 नंबर हम दोनों लिख सकते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हमारे को लेफ्ट की तरफ दर्द है और हम उनको ट्रीटमेंट कहाँ कहाँ पे दे रहे हैं, अगर हम उस पॉइंट को चूज कर लें कि लेफ्ट लोअर बैक पेन है, और इस पे चेकअप करने के बाद इस पे ट्रीटमेंट भी देंगे, उसको रिजल्ट बहुत फास्ट हो जाएंगे, है ना। ट्रीटमेंट वाले दिन हम बात करेंगे कि अगर हमारे को कमर के दर्द को रिलीफ देना है तो हम कैसे रिलीफ देंगे, वो हम कल बात करेंगे उसके लिए। तो 17 नंबर और 18 नंबर लेफ्ट लोअर बैक पेन और राइट लोअर बैक पेन का है। इसके बाद है इन्फ्लेम्ड कोलोन कोलाइटिस। इन्फ्लेम्ड कोलोन कोलाइटिस, आंतों में जो सूजन हो जाती है, इसको आ, हम कोलाइटिस भी बोलते हैं, और रीजन सब सेम ही है, सेम रीजन है, और को ठीक करने का सिर्फ एक ही कारण, एक ही तरीका वो आपको पता है, एपेटाइट, स्लीपिंग, और अपने स्टोमक को कॉन्स्टिपेशन से बचा के रखना है। इन्फ्लेम्ड गॉल ब्लैडर, इन्फ्लेम्ड गॉल ब्लैडर, कोलिसिस्टाइटिस विद कोलिलिथियासिस, कोलिसिस्टाइटिस विद कोलिलिथियासिस, ये दोनों इसमें आ जाता है। इन्फ्लेम्ड गॉल ब्लैडर, आपकी जो पित्त की थैली है, इसको गॉल ब्लैडर बोलते हैं, उसमें सूजन आ जाती है, सूजन आ जाती है उसको कोलिसिस्टाइटिस बोलते हैं। और किस वजह से है, कोलिलिथियासिस बोलते हैं, मतलब पित्त की थैली में पथरी को कोलिसिस्टाइटिस विद कोलिलिथियासिस बोलते हैं। तो कोलिसिस्टाइटिस का कारण क्या है, ये हो सकता है कि उनको पित्त की थैली में पथरी ना हो, वैसे ही सूजन हो, और अगर पित्त की थैली में पथरी है तो वैसी वैसी जरूर होनी है, क्योंकि गॉल ब्लैडर से आ, हमारी जो पथरी है, इसको उनको निकालने का कोई रास्ता नहीं है, इसलिए इसको रिमूव कराना पड़ जाता है। और इसके बाद तो फिर हमारे को बहुत सारे अपने खान पीन पे वैसे भी ध्यान देना होता है। तो आपका इन्फ्लेम्ड गॉल ब्लैडर है तो यहाँ पे सेंसेशन आएगी। पेप्टिक अल्सर, गैस्ट्रिक अल्सर, पेप्टिक अल्सर और गैस्ट्रिक अल्सर क्या है, सेम चीज है। गैस्ट्रिक अल्सर है जो आप एंडोस्कोपी से, जब आप पेट में दूरबीन लगा करके पाइप के थ्रू दूरबीन जाती है मुंह में से होते हुए, तो आप देखते जो बारीक बारीक छाले हैं वो है आपका गैस्ट्रिक अल्सर। उसका थोड़ा सा बड़ा रूप है, वो है आपका पेप्टिक अल्सर। और जब पेप्टिक अल्सर हो जाता है तो आपका पूरा स्टोमक डिसऑर्डर भी हो जाता है, आपके लीवर के ऊपर इफेक्ट भी आ जाता है, क्योंकि आपका एपेटाइट कमजोर हो चुका होता है, लीवर के ऊपर इफेक्ट आ जाता है, लीवर डिसऑर्डर भी हो जाता है, सब आपस में इंटरकनेक्टेड है। तो पेप्टिक अल्सर और गैस्ट्रिक अल्सर ये कॉमन है, दोनों सेम चीज है, लेकिन इसका थोड़ा सा बड़ा रूप है, ये पेप्टिक अल्सर है। स्मॉल इंटेस्टाइन के दोनों पॉइंट है, 13 नंबर और 22 नंबर सेम है, जैसा आपको बता चुका है किस वजह से सेंसेशन आती है। चेस्ट पेन, ये 3-4 पॉइंट है, इनको एक साथ समझाना बहुत जरूरी है। 23 नंबर, 24 नंबर, और उसके बाद 27-28 नंबर, 26 नंबर, इन सब को मैं एक साथ बताऊंगा।
या एक एक करके भी बता सकते हैं। 23 और 24 नंबर को बता देते हैं। एंजाइना पेक्टोरस। एंजाइना पेक्टोरस क्या है? हमारे को सीने में दर्द है, मेरे को वीडियो ऑन करना पड़ेगा। आप देख पा रहे हैं कि मुझे चेस्ट पेन है। हम लोग बड़ी बहुत जल्दी घबरा जाते हैं, कभी हार्ट की प्रॉब्लम तो नहीं है, डॉक्टर के पास भागने लग जाते हैं। लेकिन अगर हमारे को बेसिक नॉलेज आज मिल जाए तो कल को हम डॉक्टर के पास नहीं भागेंगे। हमारे को चेस्ट पेन है, हमारे को क्या लगता है कि मुझे कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हो गई है। आता है माइंड के अंदर, आता है चेस्ट पेन होता है तो आता है माइंड के अंदर मुझे प्रॉब्लम हो गई है ना। कुछ लोग तो राइट साइड में अगर चेस्ट पेन होता है तो सोचने लगते हैं कि मुझे कोई ना कोई प्रॉब्लम हो गई है। मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर लेफ्ट साइड में राइट साइड में दोनों तरफ आपको पेन हो रहा है तो वो आपका हार्ट का पेन नहीं है। बड़ा अनबिलीवेबल लग रहा होगा आपको सुनने में, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं 18 साल हॉस्पिटल में मैंने काम किया है और मैं कार्डियोलॉजी में ही रहा हूँ 18 साल। चेस्ट पेन कब होता है, क्यों होता है, कैसे होता है, कैसे डायग्नोस, कैसे पहचान कर पाएंगे कि इनको हार्ट की प्रॉब्लम है? चेस्ट पेन होता है जो हार्ट का, वो होता है इधर, सेंट्रल चेस्ट पेन। आप वीडियो में देख पा रहे हैं सेंट्रल चेस्ट पेन होता है, और वीडियो में देख पा रहे हैं रेडिएटिंग टू लेफ्ट आर्म, रेडिएटिंग टू लेफ्ट आर्म, ये आपका हार्ट का पेन है। सेंट्रल चेस्ट पेन रेडिएटिंग टू लेफ्ट आर्म, सीढ़ियां चढ़ने में सीने में दर्द अगर होता है तो वो आपका एंजाइना, एंजाइना मतलब हार्ट की प्रॉब्लम। सीढ़ी चढ़ने में दर्द हो रहा है, पैदल चलने में सीने में दर्द हो रहा है, एंजाइना भी, एंजाइना मतलब हार्ट अटैक, हार्ट की प्रॉब्लम। एंजाइना ऑन एक्सर्शन, एंजाइना ऑन रेस्ट, दो तरह का एंजाइना है, एंजाइना ऑन एक्सर्शन, एंजाइना ऑन रेस्ट। वो है आपका हार्ट की प्रॉब्लम। चेस्ट पेन हो रहा है, इसका क्या कारण है? आपका गैस्ट्रिक पेन, वो आपका चेस्ट पेन आप समझ लेते हैं, वो आपका गैस्ट्रिक पेन है। या अगर हम अलग पोस्चर में लेट गए, या कोई वजन हमने ऐसा उठा लिया, या हम जिम चले गए, या किसी भी कारणवश हमारा पोस्चर खराब हो जाता है, उसकी वजह से हमारे को होता है मस्कुलर पेन। तो मस्कुलर और गैस्ट्रिक पेन को हम समझने लग जाते हैं कि हमारे को हार्ट की प्रॉब्लम होगी। लेकिन आज के बाद अब किसी को ये नहीं लगेगा कि ये मुझे हार्ट की प्रॉब्लम है। तेना ठाकुर जी क्लियर है? वेरी गुड। 25 नंबर हेमेटोमेसिस। हेमेटोमेसिस क्या है? हेमेटोमेसिस एक्सटर्नल ब्लीडिंग है। एक्सटर्नल ब्लीडिंग आपका कहीं से भी हो सकता है। आपके नाक से जो ब्लीडिंग हो जाती है वो भी हेमेटोमेसिस है। आपके थ्रोट में इंफेक्शन है, मुंह से ब्लीडिंग हो जाती है, वो भी हेमेटोमेसिस है। आपके स्टूल के थ्रू, आपके स्टूल के थ्रू ब्लीडिंग हो रही है तो वो भी हेमेटोमेसिस है। जो भी आपकी एक्सटर्नल बॉडी से ब्लीडिंग होती है वो हेमेटोमेसिस है। तो ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं, आपको बहुत काम आएंगे जब अपना अपना सेंटेंस स्टार्ट करेंगे। तो हेमेटोमेसिस मतलब एक्सटर्नल ब्लीडिंग। अब फिर से हार्ट पे आ जाते हैं, रैपिड हार्ट बीट। अब रैपिड हार्ट बीट होने के कई सारे कारण हैं। रैपिड हार्ट बीट को हमें इग्नोर भी नहीं करना है। रैपिड हार्ट बीट हमारी 72 से और 110 तक पल्स रेट होनी चाहिए। और जिसकी इरेगुलर हार्ट बीट है, इरेगुलर हार्ट बीट मतलब अगर 7 <72 और मोर देन 110 है तो हमें ध्यान देने की जरूरत है। और इसके जो कारण है, इसके कारण बहुत सारा कारण है। इसके जो कारण है, जो हमारा हार्ट का एलवी फंक्शन है, एलवी फंक्शन लेफ्ट वेंट्रिकुलर इजेक्शन फ्रैक्शन है, अगर वो बहुत ज्यादा कम है, वो होता है 60 to 65%। और एलवी एलवी फंक्शन होता है 60 to 65%। अगर 60% से 50% के बीच में है तो वो होता है माइल्ड एलवी फंक्शन। और अगर 50 से 40 के बीच में होता है तो होता है मॉडरेट एलवी फंक्शन, मॉडरेट एलवी डिसफंक्शन।
और अगर लेस देन 40% होता है तो होता है सीवियर एलवी सिस्टोलिक डिसफंक्शन। तो हार्ट बीट बढ़ने के कारण एक तो यही है कि आपका एलवीएफ, जो हमारे को इकोकार्डियोग्राफी कराते हैं, ईसीजी के बाद इको कराते हैं, तो इको में पता चलता है एलवीएफ कितना है। एलवीएफ अगर हमारा 60 से 65% के कम से कम है तो उनका रैपिड हार्ट बीट होना लाजमी है, होगा ही होगा। इसको हम इम्प्रूव कर सकते हैं, इसको इम्प्रूव कर सकते हैं। कैसे होगा अभी मैं उसको मुद्दे पे आ रहा हूँ। उन लोगों को ज्यादातर होता है जिन लोगों का थायराइड ग्लैंड्स डिसऑर्डर है, थायराइड डिसफंक्शन है। थायराइड के पॉइंट पे आएंगे तब मैं आपको बताऊंगा थायराइड किस किस तरीके का होता है। जिनको थायराइड की प्रॉब्लम होती है उनकी हार्ट बीट बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, और जिनको एंजाइटी की प्रॉब्लम होती है उनको भी हार्ट बीट बढ़ जाती है। और कई बार पेशेंट को जो हार्ट बीट में जो फ्लक्चुएशन है बहुत ज्यादा कम या बहुत ज्यादा हाई, बहुत ज्यादा कम या बहुत ज्यादा हाई, तो उसके लिए पेशेंट को क्या कराना पड़ता है, पेशेंट को कराना पड़ता है पेसमेकर इम्प्लांटेशन। पेसमेकर इम्प्लांटेशन, जो पेसमेकर भी अलग अलग तरीके का लगता है, खैर वो बात की बात है। और सिंगल चैम्बर, डुअल चैम्बर, अलग अलग तरीके के पेसमेकर है। लेकिन है रैपिड हार्ट बीट के क्या कारण है? रैपिड हार्ट बीट के कारण एक तो आपका अनकंट्रोल्ड ब्लड प्रेशर भी है, आपका थायराइड डिसफंक्शन भी है, आपका एलवी फंक्शन भी है। तो रैपिड हार्ट बीट के कई सारे ये कारण हैं। तो अगर आपको क्लियर हुआ है गीता सैनी जी, तो एक बार थंब पे प्रश्न दिखा देंगे। गीता सैनी जी क्लियर हुआ है, वेरी गुड। आगे चलते हैं। मैं सभी से इंटरेक्शन करूंगा तो इसमें प्लीज वीडियो ऑन रखिएगा। 78 70 27 28, 27 28 नंबर हार्ट का जो पॉइंट है, ये हार्ट का पॉइंट क्या शो करता है? इसका मतलब ये नहीं कि हमारे को हार्ट की प्रॉब्लम हो गई है। इसका मतलब ये भी है जिसका बीपी हाई होगा तो भी यहाँ सेंसेशन आएगा, जिसका कोलेस्ट्रॉल होगा तो भी यहाँ पे सेंसेशन आएगा, प्लस जिनको हार्ट की प्रॉब्लम होगी तो भी सेंसेशन आएगी। लेकिन कैसे पता चलेगा हार्ट की प्रॉब्लम है? सिम्टम्स मैंने आपको बता दिए, सेंट्रल चेस्ट पेन और रेडिएटिंग टू लेफ्ट आर्म, और सीढ़ी चढ़ने में सीने में दर्द। ये बहुत सारे आपको सिम्टम्स बताए हैं आपके हार्ट के लिए। अगर ये सिम्टम्स हैं तो पेशेंट को क्या कराना है? पहले ईसीजी कराना है। ईसीजी में चेंजेस आ रहे हैं, देन आपको क्या कराना है? एंजियोग्राफी कराना है। एंजियोग्राफी कराएंगे। और अगर मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर 50% से लेस, 50% से कम उनकी आर्टरी में ब्लॉकेज है तो आप उनको ठीक भी कर सकते हैं। समझ रहे हैं? अगर 50% से कम ब्लॉकेज है तो आप उनको ठीक भी कर सकते हैं। ठीक कैसे करेंगे वो हम कल बात करेंगे। लेकिन 27 और 28 नंबर आपका हार्ट का पॉइंट तो है, लेकिन ये जरूरी नहीं कि वो हार्ट की प्रॉब्लम हो। अगर बीपी बहुत ज्यादा उनका शूट अप रहता है, बीपी बहुत ज्यादा हाई रहता है तो यहाँ सेंसेशन आएगी। अगर उनका कोलेस्ट्रॉल बहुत ज्यादा हाई रहता है तो भी यहाँ पर सेंसेशन आएगी। और एक चीज और है, कई बार ऐसा होता है कि पेशेंट को अगर हम नॉर्मली अगर हम एंजियोग्राफी कराने चले जाएं तो हो सकता है 10 20 30% हमारा कोई ब्लॉकेज निकल जाए, बिना बिना किसी सिम्टम्स के। हमने वैसे ही करा लिया एंजियोग्राफी, तो हो सकता है हमारे कोई सिम्टम्स निकल जाए तो भी सेंसेशन आ सकती है। लेकिन अगर यहाँ पर सिम्टम्स नहीं है, सेंसेशन आ रही है, तो इट मीन आप उनका बीपी देखेंगे। और बीपी का तो आपको प्रोटोकॉल बना करके रखना है कि आपके सेंटर पे जो भी पर्सन आएगा तो आपको क्या करना है? उनका बीपी चेक जरूर करना है, क्योंकि आपको पीसीएम बिना बीपी चेक करे किसी को भी नहीं करानी। ये हम ट्रीटमेंट में बात करेंगे। मेरे को यहाँ पर कुछ ऐसी बातें मुझे यहाँ पर अभी नहीं बोलनी है, लेकिन कई बार मुंह से निकल जाता है बात करते करते। तो 27 नंबर और 28 नंबर, अमित सिंह जी क्लियर हुआ? अमित सिंह जी समझ में आया 27 नंबर 28 नंबर? हमका इंप्रेशन दिखा देंगे अगर समझ में आया तो। अमित जी, अमित सिंह जी, अमित कुमार जी ने दिखा दिया था हमको इंप्रेशन, अमित सिंह जी ने नहीं दिखाया। अमित सिंह जी आप मुझे सुन पा रहे हैं? आपको क्लियर हुआ 27 नंबर 28 नंबर? 27 नंबर 28 नंबर आपको क्लियर हुआ अमित सिंह जी? शायद मेरे को लगता है अमित सिंह जी के यहाँ पर नेटवर्क के इश्यू है, वो मेरी आवाज सुन ही नहीं पा रहे हैं।
खैर आगे चलते हैं। अब बात आती है पैनक्रियाज। अभी हम बात कर रहे थे 11 नंबर डायबिटीज। डायबिटीज क्यों होती है? डायबिटीज होने का कारण क्या है? हम जैसे हमारी बॉडी में लीवर है, किडनी है, हार्ट है, ऐसे हमारी बॉडी का पार्ट है पैनक्रियाज। जब पैनक्रियाज इंसुलिन बनाना बंद कर देता है तो जो हमारे खाने में जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज हमारी ब्लड वेसल्स में चला जाता है, जिसको कि इंसुलिन जो पैनक्रियाज बनाता था वो उसको मेंटेन रखता था। ब्लड बॉडी से, हमारी ब्लड वेसल से खत्म नहीं हो सकता ग्लूकोज, क्योंकि ब्लड ग्लूकोज अगर हमारी बॉडी से खत्म हो जाएगा तो हम डेड हो जाएंगे। वो मेंटेन कौन रखता था? मेंटेन रखता था हमारा इंसुलिन, जो पैनक्रियाज बनाता था। जब पैनक्रियाज इंसुलिन बनाना बंद कर दे तो हमारा जो ग्लूकोज लेवल है बॉडी में, हमारे ब्लड वेसल्स के अंदर पहुंच जाता है, बहुत ज्यादा पहुंच जाता है, और जिसकी वजह से हमारे को डायबिटीज हो जाती है। और डायबिटीज होने का सबसे बड़ा कारण यही था जो हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था, आपका लाइफस्टाइल, आपका स्लीपिंग हैबिट्स, आपका कॉन्स्टिपेशन, आपका लॉस ऑफ एपेटाइट, यही कारण है आपका डायबिटीज। अब देख रहे हैं कि सिर्फ कुछ चीजों की वजह से आपको क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। पेनक्रियाज ये शो करता है कि आपको, अगर पेनक्रियाज में कई बार ऐसा होता है कि पेनक्रियाज के ऊपर इफेक्ट तो आ चुका है, पेनक्रियाज पे इफेक्ट तो आ चुका है, लेकिन अभी उसने पूरी इंसुलिन बनाना बंद नहीं किया है, तो भी सेंसेशन आएगी। तो उन लोगों का पक्का ट्राइग्लिसराइड लेवल बढ़ा होगा, क्योंकि ट्राइग्लिसराइड लेवल उन लोगों का जरूर बढ़ा होता है जो लोग मीठा खाने के शौकीन होते हैं। तो आप उनको खूब बता सकते हैं जी, जब पैनक्रियाज पे सेंसेशन आती है, आप मीठे के शौकीन है, वो बोलता है हाँ जी, तो आपके पैनक्रियाज के ऊपर इफेक्ट आ रहा है। लास्ट टाइम आपने अपना ब्लड इन्वेस्टिगेशन कब कराया था? आपने शुगर की जांच कब कराई थी? तो पेशेंट खुद ही बताया था, हाँ जी लास्ट टाइम कराया था, 275 था, 270 था, वट एवर। ये बोल सकता है कि सर शुगर तो मेरा बिल्कुल ठीक था, मैंने लास्ट टाइम चेक कराया था। तो आप बोल दीजिए कि आपको पेनक्रियाज पे इफेक्ट आना स्टार्ट हो गया है। आप अभी तो इंसुलिन बना रहे हैं, क्योंकि एक दिन में इंसुलिन बनाना बंद नहीं करता, धीरे धीरे ही इफेक्ट आता है। तो आप मीठे में थोड़ा सा कंट्रोल कीजिए, तो पेनक्रियाज भी स्ट्रांग रहेगा, तो आपको डायबिटीज भी नहीं होगी। इसके बाद है आपका 30 नंबर और 70 नंबर, दोनों को मैं एक साथ मर्ज करूंगा। 30 नंबर और 70 नंबर, लीवर डिसऑर्डर, लीवर, फैटी लीवर, लीवर इन्फेक्शन, लीवर सिरोसिस, बहुत सारे कारण हैं यहाँ पर सेंसेशन आने के। और अगर आप एक चीज और मैं बताना चाहूंगा कि अगर हम ऐसा नहीं कि हमारे को सीरियल वाइज चलना है, जब हम किसी का चेकअप करेंगे, यानी कि 30 नंबर, फिर 31 नंबर, फिर 32 नंबर। अगर हम लीवर चेक कर रहे हैं तो प्रॉपर लीवर ही चेक करें, कि 30 नंबर भी चेक करना है, 70 नंबर भी चेक करना है। और अगर आप मुझे वीडियो में देख पा रहे हैं तो आप ये देखेंगे कि आपकी जो फर्स्ट ये लिटिल फिंगर है ना, लिटिल फिंगर पे भी आप देख रहे हैं, यहाँ पर लीवर की स्ट्रक्चर बनी हुई है। आपके जो आपके पास चार्ट है आप देख रहे होंगे, यहाँ पे लीवर की स्ट्रक्चर बनी हुई है सबसे लिटिल फिंगर में। और सबसे पहली फिंगर में, इंडेक्स फिंगर में, आप यहाँ देखेंगे, इंडेक्स फिंगर में आप देख रहे हैं वीडियो की तरफ, तो यहाँ पर आपका लीवर डिसऑर्डर का पॉइंट भी बना हुआ है। तो जब आप लीवर चेक करें तो फिर सारा लीवर ही चेक करना है, सीरियल वाइज नहीं चलना है। हम तो यहाँ पे बता सीरियल वाइज रहे, लेकिन आपको सीरियल वाइज नहीं चलना है। अगर किडनी चेक कर रहे हैं तो किडनी के सारे पॉइंट चेक करेंगे। किडनी के टोटल पॉइंट अगर देखेंगे तो कितने हैं टोटल? 10-12 पॉइंट है। लीवर के भी ऐसी 5-6 पॉइंट है। सभी को चेक करेंगे। चेक करने के बाद आप देखेंगे 70 to 80% लोगों को, 10 में से 8 लोगों को यहाँ पे सेंसेशन जरूर आती है। और उसका कारण क्या है? वो है फैटी लीवर। फैटी लीवर मैक्सिमम लोगों का होता ही है। जिनका बीएमआई ज्यादा होगा उनका फैटी लीवर जरूर होगा।
सिंपल सा फार्मूला है। इनका बीएमआई ज्यादा होगा उनका फैटी लिवर जरूर होगा। बीएमआई मतलब बॉडी मास इंडेक्स, मतलब आपकी एज और आपकी हाइट के हिसाब से अगर आपका वजन ज्यादा है तो आपका फैटी लिवर 100%। और जिन लोगों का मार्केटिंग जॉब है, जो बाहर के बहुत चटोरेपन का शौक रखते हैं, है ना, बहुत ज्यादा बाहर का खाते हैं कि चलो आज आज टिक्की खाते हैं, आज बर्गर खाते हैं, आज ये खाते हैं, बहुत ज्यादा फूडीज हैं, मतलब खाने के बहुत ज्यादा शौकीन है, बाहर का बहुत खाते हैं, उन लोगों का फैटी लिवर तो लाजमी 100% होना ही होना है। क्योंकि वहीं पे मैदा आ जाएगी, मैदा आएगी तो फैटी लीवर भी होगा, क्योंकि आप बाहर का ऑयल भी खाएंगे तो ऑयल भी वो आपके लिए वो बढ़िया वाला ऑलिव ऑयल तो यूज कर नहीं रहे होंगे, है ना। वो तो सबसे सस्ता तेल देखते हैं, वैसे भी तेल बहुत महंगा हो चुका है, तो सबसे सस्ता तेल यूज करते हैं, और जिसकी वजह से आपके लीवर पे इफेक्ट आता है, लीवर पे इन्फेक्शन भी आता है। और जिसको जॉइंटिस होगा तो भी सेंसेशन आएगा, फैटी लीवर होगा तो भी सेंसेशन आएगा, लीवर में इन्फेक्शन होगा तो भी सेंसेशन आएगा। किसी ने एलएफटी की रिपोर्ट कराई हुई है, लीवर फंक्शन टेस्ट, एसजीओटी एसजीपीटी बढ़ा हुआ है तो भी सेंसेशन आएगा, बिलिरुबिन बढ़ा हुआ है तो भी सेंसेशन आएगा। तो ये जो पॉइंट है हमारे लीवर के पॉइंट है, लीवर पे सेंसेशन आ रही है तो आपको ये समझना बहुत जरूरी है, और पेशेंट से पूछना भी जरूरी है कि आप बाहर का खाते पीते हैं, आपको ये सब प्रॉब्लम है तो आपका फैटी लीवर है, लीवर में इन्फेक्शन है। क्लियर है राकेश सिंह जी? राकेश सिंह जी क्लियर है, समझ में आया आपको? राकेश सिंह जी समझ में आया आपको? राकेश सिंह जी सुन पा रहे हैं? शायद वो भी नहीं सुन पा रहे हैं। किरण मेहता जी समझ में आया आपको? सुन पा रहे हैं किरण मेहता जी? मेरी आवाज आप लोगों तक आ पा रही है? वेरी गुड। मीना सैनी जी का तो हमको इंप्रेशन आ गया, वेरी गुड। गीता जी का भी आ गया, थैंक यू सो मच। लेकिन कुछ लोग रेस्पॉन्ड नहीं कर रहे, जब मैं उनसे क्वेश्चन पूछता हूँ तो वो रेस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं कि उनको ये लीवर वाला पॉइंट समझ में आया या नहीं आया। अह, ज्योति अरोड़ा जी समझ में आया आपको? वेरी गुड, आगे चलते हैं। अस्थमा। देखिए अस्थमा यानी हम हिंदी में बोलते हैं दमा, और पुरानी कहावत है, दमा दम के साथ ही जाता है, दमा दम के साथ ही जाता है अस्थमा। और ईश्वर की कृपा से, मैं अपने आप को कभी नहीं मानता कि मैंने ये सब ठीक किया, मैं हमेशा ये मानता हूँ कि ईश्वर ने किया। ईश्वर की कृपा से हम बहुत सारे लोगों का अस्थमा रूट से ठीक कर चुके हैं, जड़ से ठीक कर चुके हैं। और अस्थमा को अगर हम चेक कर रहे हैं तो हमें क्या क्या चेक करना है? 31 नंबर भी चेक करना है, 32 नंबर भी चेक करना है ना, 53 नंबर भी चेक करना है, ठीक है, और 69 नंबर भी चेक करना है, लेफ्ट लंग भी चेक करना है, 77 भी चेक करना है। दोबारा से रिपीट कर देता हूँ, 31, 53, 77, 69, 32। ये अस्थमा पे अगर सेंसेशन आ रही है तो आपको इन सभी पॉइंटों पे भी चेक करना है। अगर 31 नंबर पे सेंसेशन आ रही है तो आपने ये सारे पॉइंट चेक करना है। फिर आप पेशेंट से बोलेंगे कि आप इनहेलर लेते हैं। अभी परसों की बात है, मेरे पास पेशेंट आया, मैं उनको ये सारे पॉइंट चेक किए और सभी पे सेंसेशन बहुत जबरदस्त, सब पे उफ उफ कर रहे थे। मैंने उनको बोला आप, मैंने ये डायरेक्टली नहीं बोला कि आपको अस्थमा है, मैंने उनको बोला आपको इनहेलर पफ वगैरह यूज कर रहे हैं? तो उन्होंने खुद बताया हाँ, किसी ने मेरे को डॉक्टर को दिखाया था तो डायग्नोस हुआ मेरे को अस्थमा, तो मैंने पफ तो लिया लेकिन मैं उसको अभी यूज नहीं कर रही हूँ। तो अस्थमा उनको डायग्नोस हो चुका है ऑलरेडी 15 दिन पहले। तो फिर हमने उनका ट्रीटमेंट भी स्टार्ट किया, अभी परसों से ट्रीटमेंट स्टार्ट किया, लेकिन इससे पहले हम ऑलरेडी बहुत सारे पेशेंटों को ठीक कर चुके हैं। इसका ट्रीटमेंट हम कल बताएंगे कैसे ठीक करेंगे। तो अगर 31 नंबर पे सेंसेशन आ रही है तो हमने अस्थमा को चेक करना है, फिर पूरा अस्थमा ही चेक करना है। ऐसे नहीं 31 के बाद 32 पे आगे, फिर 33 पे आगे, हमें जो चेकअप करना है वो ऐसा नहीं कि हमें सभी पॉइंटों पे हम किसी का पेप्टिक अल्सर चेक करने बैठे हुए हैं, है ना। आप ऐसे ऐसे पॉइंट हैं जिनका कोई लॉजिक ही नहीं है ना। तो अगर आप सारे पॉइंट चेक करने बैठ गए, 82, 26,
तो आप देखेंगे एक पेशेंट को चेक करने में आप एक 1.5 घंटा लगा देंगे। अगर आपके सेंटर पे 10-12 पेशेंट आ गए तो फिर तो 10-12वें पेशेंट का नंबर तो आपका 10 घंटे के बाद ही आएगा, है ना। तो आपको क्या करना है, मेजर मेजर चीजें चेक करनी है, आपको सारे ऑर्गन्स चेक करने हैं। हमारे को ये नहीं चेक करना कि अपेंडिक्स है या नहीं है, पेट में दर्द है नहीं, उसको इन्फ्लेम्ड गॉल ब्लैडर चेक कर रहे हैं। हम मेन मेन ऑर्गन हम सारे चेक करेंगे पेशेंट का, ताकि हमारा चेकअप विद इन 10 मिनट्स खत्म हो जाए। चेकअप में 10 मिनट से ज्यादा नहीं लगनी चाहिए, क्योंकि अगर आपके पास मान लेते हैं अगर 5-6 पेशेंट एक साथ हैं बैठे हुए हैं, तो आप पेशेंट को पता है कि अभी थोड़ी देर में नंबर आएगा, जल्दी जल्दी फ्री हो रहे हैं, 10 मिनट में चेकअप कर रहे हैं, ठीक है ना। तो 31 नंबर अस्थमा का पॉइंट है। इसके बाद हम चलते हैं आगे। 32 ये मैं बता चुका हूँ, हमें ये भी चेक करना है। 33 राइट शोल्डर। अब हमने शोल्डर पेन का तो बैक साइड में देख लिया था, हमने देखा था बैक साइड में 8 नंबर और 9 नंबर और 22 और 23, लेकिन कहाँ पर है, कहाँ पर है, तो हमने क्या क्या देखा, 33 देखा और 72 देखा। 33 आप हमने देख रहे हैं पोस्टर में, 33 और 72। अगर शोल्डर पेन है तो हमने देख लिया 33 में आ रहा है या 72 में आ रहा है, यानी लेफ्ट शोल्डर में है या राइट शोल्डर में है। तो अगर वहां पे कोई प्रॉब्लम है तो यहाँ पे सेंसेशन आएगी, फ्रोजन शोल्डर तो भी आएगी। 34, 35, 36, 37 और साथ में इसके ले लीजिए 41, 42, 43, 44। आपकी जो सबसे लास्ट वाली जो अभी इसी में पिक्चर में देख रहे हैं, इसी फिंगर में लिखा हुआ किडनी डेफिशिएंसी यांग, और इसी फिंगर में, इसी फिंगर के लेफ्ट साइड में लिखा हुआ है किडनी डेफिशिएंसी यिन। यिन और यांग ये देवांश जी आपको बताएंगे कल। यिन और यांग क्या होता है वो आपको बताएंगे कल। लेकिन किडनी के ये 8 पॉइंट है, किडनी के ये 8 पॉइंट है, 34, 35, 36, 37, 40, 42, 43 और 44। 41 से 44, 34 से 37, ये 8 पॉइंट है, प्लस 15 और 16, 15 और 16 टोटल हमारे 10 पॉइंट है। प्लस किडनी के स्ट्रक्चर पर भी आप कर सकते हैं, चेकअप कर सकते हैं। तो इन किडनी के पॉइंट्स पे सेंसेशन आने का रीजन मैं आपको 15-16 नंबर वाले पॉइंट में बता ही चुका हूँ कि किडनी के पॉइंट पे सेंसेशन क्यों आती है। हो सकता है यूरिक क्रिएटिनिन बढ़ा हो सकता है यूरिक एसिड बढ़ा हुआ हो सकता है वाटर इनटेक बहुत ज्यादा कम हो सकता है यूरिनेशन में कोई दिक्कत हो, यूरिन का फ्लो बहुत ज्यादा कम है या बहुत ज्यादा है, या ये यूरिन का कलर येलो आ रहा है, और किडनी स्टोन्स भी हो सकते हैं। तो अभी अभी ताजा ताजा मेरे पास पेशेंट आए थे, करीबन 10 दिन हुए, उनका वो किडनी फेलियर था, सीकेडी क्रॉनिक किडनी डिजीज डायलिसिस का पेशेंट था। तो पेशेंट डायलिसिस पे है तो भी सेंसेशन आएगा, किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम होगी तो भी सेंसेशन आएगी, और अगर किडनी से रिलेटेड यूरिनेशन या किडनी स्टोन्स या ब्लड इन्वेस्टिगेशन से कुछ रिलेटेड कुछ और प्रॉब्लम होगी तो भी यहाँ पर सेंसेशन आएगी। हमारे को करना क्या है कि ये जो 8 पॉइंट है, 4 पॉइंट लेफ्ट साइड, 4 पॉइंट राइट साइड, लेफ्ट और राइट में ये जो 8 पॉइंट है किडनी डेफिशिएंसी के, जब आप चेकअप करेंगे 34, 35, 36, 37, तो इन चारों पॉइंटों पे अलग अलग उठा करके रखना है और देखना है किस पॉइंट पे सेंसेशन सबसे तेज आ रही है, किस पॉइंट पे सेंसेशन सबसे तेज आ रही है, उस पॉइंट को हमें अपनी प्रिस्क्रिप्शन के अंदर नोट डाउन कर लेना है, क्योंकि वो ट्रीटमेंट देने में उस पॉइंट का हमें सहारा लेना पड़ेगा। मान लेते हैं 35 नंबर पे आ रही है सेंसेशन और बाकी 3 पे बहुत कम है, 35 पे बहुत तेज है, तो हमें 35 नोट कर लेना है कि ये किडनी डेफिशिएंसी यांग में 35 सेंसेशन पे बहुत तेज आ रही है। और उसी तरीके से हमारे को किडनी डेफिशिएंसी जीन में हमारे को चारों पॉइंटों में से अलग अलग पॉइंटों पे सेंसेशन सब पे तेज आ रही है, या फिर किसी एक पे तेज आ रही है, उस पॉइंट को हमारे को नोट कर लेना है कि इस पॉइंट पे सेंसेशन बहुत तेज आ रही है। और जो रीजन रहा किडनी डेफिशिएंसी का, तो
वो ट्रीटमेंट हमें बताएंगे कि उस पर आप ट्रीटमेंट कैसे दे सकते हैं। तो किडनी डेफिशिएंसी पे अगर पॉइंट पर सेंसेशन आ रही है, किन कारणों से आ रही है, वो कारण आपको मेरे ख्याल से समझ में आ गए होंगे। साइदुल्ला साहब, समझ में आया आपको? वेरी गुड, आगे चलते हैं। नॉक्चुरल इनकॉन्टिनेंस। नॉक्चुरल इनकॉन्टिनेंस क्या चीज है? देखो मेन चीज है, बहुत सारे लोगों के पास एप्पल है, बहुत टाइम से है, लेकिन नॉक्चुरल इनकॉन्टिनेंस का मतलब ही नहीं पता। बहुत सारे लोगों को, मैं नहीं कह रहा सभी को नहीं पता, लेकिन मैक्सिमम लोगों को नहीं पता नॉक्चुरल इनकॉन्टिनेंस क्या होता है। एक सेकंड पानी पी लेता हूँ। नॉक्चुरल इनकॉन्टिनेंस होता है बेड वेटिंग। बेड वेटिंग मतलब बिस्तर गीला करना। बेड वेटिंग मतलब बिस्तर गीला करना। 38 नंबर पे सेंसेशन आती है। देखिए जो बच्चा छोटा है ना, 4 महीने का, 2 महीने का, 1 महीने का, 6 महीने का, साल भर का, वो बेड वेटिंग करता समझ में आता है। लेकिन जो मैच्योर है, कोई 30 साल का है, कोई 50 साल का है, या कोई 60 साल का है, या कोई 70 साल का है, जिसके जो मैच्योर्ड है, अगर वो बेड वेटिंग करता है तो इसका मतलब ये डिजीज है ना, इसका मतलब है ये डिजीज है, ये बीमारी है। और ये बीमारी क्यों होती है? अभी आप सब लोग सेशन अटेंड कर रहे हैं, तो आपका ब्रेन काम कर रहा है, तभी सेशन अटेंड कर रहे हैं, वरना आप मुहूर्त होकर के बैठ जाते हैं। अगर आप हंसते हैं तो कमांड कौन देता है? ब्रेन। आप रोते हैं तो कमांड कौन देता है रोने के लिए? ब्रेन। इमोशन आ जाते हैं, कौन कमांड देता है? ब्रेन। आप सोचने लगते हैं किसी चीज के बारे में डीपली, कौन कमांड देता है? ब्रेन। हर चीज की, हर एक्टिविटी, फिजिकल एक्टिविटी की कमांड देता है ब्रेन। हमारे को गुस्सा आता है, हम किसी को मारने के लिए दौड़ पड़ते हैं, गुस्सा आता है, तो वो है, कमांड कौन देता है? ब्रेन। हर चीज की कमांड हमारे को ब्रेन देता है। इस व्यक्ति को मेंटल डिजीज है, इट मीन्स उसके ब्रेन उसको कमांड नहीं दे रहा यूरिनेशन के लिए। क्योंकि यूरिनेशन के लिए हम टॉयलेट में कब जाते हैं? यूरिनेशन के लिए तब जाते हैं जब हमारे को सेंसेशन फील होती है कि भाई हमें यूरिन आ रहा है, यूरिन पास करने जाना है। और कई बार ऐसा होता है कि हम ऑन द वे होते हैं, और पीक पर होती है सेंसेशन के, बहुत तेज आ रहा है। उसकी कमांड किसने दी? ब्रेन। जिसके ब्रेन ने कमांड ही नहीं दी, तो वो क्या करेगा? वो बिस्तर गीला करेगा। समझ में आ रहा है तारिक हुसैन साहब? वेरी गुड, थैंक यू, थैंक यू। आगे चलते हैं। आई होप नहीं रही, कहीं पे शो नहीं हो रही है, तो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में स्वेलिंग सबसे पहले तेज आती है, जल्दी आती है। तो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन के ऊपर स्वेलिंग जरूर होगी। अगर 39 पे, अगर आप देखते हैं किसी के पैर में स्वेलिंग है, या कहीं पे फेस पे स्वेलिंग है, तो आप 30 नंबर पे उनको ट्रीटमेंट देकर ठीक कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको कहीं पे दिख ही नहीं रही, तो आप कहेंगे कहाँ पे क्या करूँ? तो 39 पे अगर आप देखेंगे, अगर उनको स्मॉल इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन है, उसकी वजह से स्वेलिंग है, तो स्वेलिंग किन कारणों से, वो आपको कारण भी पता चल चुके होंगे। पेशेंट से आप पूछ लेंगे खाना कब खाते हो, सोते कब हो, आपको मोशन ठीक से पास होता है नहीं होता, तो पता चल जाएगा स्वेलिंग भी है। क्योंकि उनकी स्मॉल इंटेस्टाइन में सेंसेशन भी आ रही थी, और 39 पे भी आ रही, इसका मतलब उनकी स्मॉल इंटेस्टाइन के ऊपर स्वेलिंग है। तो आप उनको 39 नंबर से चेकअप करके देख सकते हैं कि बॉडी में है, या उनकी हाथों में सूजन है। 40 नंबर, रूमेटिज्म। रोमेटाइड आर्थराइटिस भी बोलते हैं इसको। रोमेटिज्म या रोमेटाइड आर्थराइटिस, जोड़ों का दर्द, गठिया बाय जोड़ों का दर्द, रोमेटिज्म, रोमेटाइड आर्थराइटिस, सब सेम चीज है। तो जिनको प्रॉब्लम है, आप उनको 40 नंबर पे लगा के देखेंगे, सेंसेशन बहुत तेज आएगी। तो आज बहुत सारे लोगों को ये भी पता चला होगा रोमेटिज्म का क्या मतलब होता है ना, नॉक्सुलर इनकॉन्टिनेंस का क्या मतलब होता है। बहुत सारी चीजें आज आपको क्लियर होंगी। इसके बाद किडनी डेफिशिएंसी ऑलरेडी बता ही चुका हूँ।
45 नंबर स्किन का पॉइंट। स्किन, किसी के डार्क सर्कल होंगे तो भी सेंसेशन आएगी, किसी के मस्से होंगे तब भी सेंसेशन आएगी, किसी के पिंपल्स होंगे तो भी सेंसेशन आएगी, किसी के एक्ने और वाइट पैचेस सफेद दाग होंगे तो भी सेंसेशन आएगी, किसी को फंगल इन्फेक्शन होगा तो भी सेंसेशन आएगी, और क्या कहते हैं, किसी को किसी भी टाइप की स्किन सिरोसिस होगा तो भी सेंसेशन आएगी। एनी काइंड ऑफ स्किन डिजीज आपको 45 नंबर पे सेंसेशन जरूर आएगी। विंड पाइप ट्रैकिया 46 और 47। जो हमारा विंड पाइप है, जब हम सांस लेते हैं तो सांस लेने के बाद हमारा जो विंड पाइप के थ्रू हमारा ऑक्सीजन कहाँ जाता है, हमारे लंग्स में जाता है। और जिनको लंग्स की प्रॉब्लम है, कहने का मतलब है कि अगर जिनको सांस फूलता है उनको यहाँ पर सेंसेशन उनको जरूर आएगा। जिनको सांस लेने में तकलीफ होती है, सांस रुक रुक के आता है, तो भी यहाँ पर सेंसेशन आएगा। अस्थमा वाले को तो आएगा ही आएगा। बाकी जिनको सांस फूलता है नॉर्मली, ओवरवेट है, तो सेंसेशन आएगा ना, सांस फूलेगा, लंग्स के ऊपर इफेक्ट आएगा तो विंड पाइप पे भी आएगा। ये जरूरी नहीं लंग्स के ऊपर इफेक्ट सिर्फ अस्थमा वालों को आएगा, किसी को भी आ सकता है। किसी को बहुत ज्यादा वीकनेस की वजह से सांस फूलता है, बहुत ज्यादा कमजोर है, ऐसे ऐसे पेशेंट है जिनका जिनका वजन ही केवल 22 किलो था। माय गॉड, उनको देख करके तो मुझे खुद खुद ऐसा लग रहा था कि इनका ट्रीटमेंट करूं या नहीं करूं। 22 किलो वजन, तो बहुत ज्यादा उनका इम्यून सिस्टम इतना डाउन, और बहुत जबरदस्त वाला एपेटाइट कमजोर, टोटल ओवरऑल 24 घंटे में सिर्फ एक रोटी खाना। तो आप समझ सकते हैं उनकी क्या कंडीशन होगी। तो खैर, विंड पाइप पे मतलब कहने का मतलब है कि विंड पाइप पे सेंसेशन आने का मतलब है कि अगर जिनको कोल्ड कफ भी होगा ना, सांस पे फूलने के साथ साथ जिनको खांसी जुकाम भी होगा तो भी आएगा, नजला होगा तो भी आएगा, क्योंकि सब आपस में इंटरकनेक्टेड है ना। तो ये आपका विंड पाइप का पॉइंट है। इसके बाद है आपका हाइपरटेंशन हाइपोटेंशन। ये आपको समझना बहुत जरूरी है। बहुत सारे लोग समझते होंगे, लेकिन आज उनको थोड़ा सा और डिटेल में समझ में आ जाएगा तो और मजा आएगा। और मैं पूछूंगा भी लोगों से बीच में, हाइपरटेंशन क्या है और हाइपोटेंशन क्या है। हाइपरटेंशन मतलब हाई ब्लड प्रेशर, हाइपोटेंशन मतलब लो ब्लड प्रेशर। वो तो साफ साफ लिखा हुआ है, कोई भी बता सकता है। लेकिन कैसे डायग्नोज करेंगे कि हाइपरटेंशन है या हाइपोटेंशन है। हाई ब्लड प्रेशर की जो रेंज है, नॉर्मल ब्लड प्रेशर की जो रेंज है, एज पर अमेरिकन कॉलेज ऑफ कार्डियोलॉजी, एज 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 पर अमेरिकन जर्नल ऑफ कार्डियोलॉजी, एसीसी और एजेसी, दोनों के मुताबिक हमारी जो ब्लड प्रेशर की जो नॉर्मल रेंज है 120/80, 120 ऊपर वाला, 80 नीचे वाला। ध्यान से सुनिएगा ये बात, 120 ऊपर वाला, 120 ऊपर वाला और 80 नीचे वाला। और ये 120 ऊपर वाला क्या है और ये नीचे वाला क्या है। ऊपर वाले को हम बोलते हैं सिस्टोलिक, आप चाहें तो लिख सकते हैं सिस्टोलिक, SYSTOLIC। मैं आपको डिटेल में इसलिए बताने जा रहा हूँ क्योंकि आप अपना सेंटर ओपन करने जा रहे हैं कुछ लोग, तो उनको ये बहुत ज्यादा फायदा होगा। क्योंकि आप थोड़ा मेडिकल टर्मिनोलॉजी में बात करेंगे तो आपको उनको भी लगेगा कि हाँ, आप डिप्लोमा होल्डर हैं, आपने ऑलरेडी अच्छे से कहीं से एजुकेशन ली हुई है। तो